इवनिंग शिवास। शिवास आवाज आ रहा है क्या मेरा? जी सर, क्लियर है। ठीक है, म्यूट कर दो सर, म्यूट कर दो। ठीक है, नॉर्मल टाइम में म्यूट रखना। ठीक है, जब क्वेश्चन आंसर होगा अगर कुछ पूछता हूँ तो जवाब देना, तब म्यूट करके फिर म्यूट कर देना। ओके सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है ना? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके सर, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो सर आज इकोनॉमिक्स क्लास है और इकोनॉमिक्स में हम लोग आज एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। वैसे तो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट क्या सर? डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, है ना? डिमांड होना है, सप्लाई होना है, मार्केट में क्या होता है सर? अभी मार्केट से याद आया, आज मैं आपको एक्चुअली मार्केट समझाऊँ। क्या मार्केट समझाऊंगा सर? चैप्टर नोन एज थ्योरी ऑफ मार्केट, या फिर इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, बट मेनली मार्केट है। थ्योरी ऑफ मार्केट बोल लो, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केट बोल लो, जो भी मन कर रहे वो बोल लो सर, बट मेनली द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आपके मन में सवाल चल रहा है सर, मार्केट मतलब सर एवरीथिंग इज इन द मार्केट, मतलब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स के अंदर मेनली इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो इकोनॉमिक वर्ल्ड है, ठीक है, जो इकोनॉमिक वर्ल्ड है उसको एक प्रॉपर वे में सरवाइव कराना, प्रॉफिटेबल रखना, ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, है ना? मतलब हम सबका वेलफेयर हो सके, वेलफेयर मतलब अच्छा हो, है ना? हम लोग फाइनेंशियली ऑलवेज डेवलप करते रहे, है ना? ये मेन ऑब्जेक्टिव है। बट क्या ये ऑब्जेक्टिव ऑलवेज इकोनॉमिक्स अचीव कर पाता है? चैलेंज उसके सामने ऑलवेज आता है ना? चैलेंज बहुत तरह का हो सकता है, कभी नेचुरल चैलेंज है, कभी आर्टिफिशियल चैलेंजेस हैं। आर्टिफिशियल चैलेंजेस लाइक वार लाइक सिचुएशंस, इलिटरेसी, ठीक है, लोगों के अंदर क्या बोलते हैं उसको, सुपरस्टिशंस, ठीक है, मतलब जैसे कुसंस्कार बोलते हैं ना सर, ठीक है, तो लोग सुपरस्टिशियस होते हैं तो उसका भी प्रॉब्लम होता है इकोनॉमी डेवलपमेंट में। बहुत सारा रीजन होता है सर, नेचुरल इश्यूज तो है ही, साथ में ग्लोबल वार, है ना? बड़े लोगों, बड़े देशों का छोटे देशों पे अटैक करना, है ना? बहुत सारी चीजें होता है जो इकोनॉमी को डेवलप करने में काफी समय लग जाता है। और ऐसा नहीं कि करेंटली जिस एरा में हम लोग हैं यही एरा है सर। इकोनॉमी बार बार बना है, बार बार टूटा है, बार बार इकोनॉमी बना है और बार बार टूटा है, फिर टूटा, फिर बना, फिर टूटा, फिर बना, ये चलता गया। लेकिन ये जो इकोनॉमी बनने के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, डेवलप इकोनॉमी, हम लोग देखते हैं ना, कई बोलते हैं कि कुछ देश काफी डेवलप है ना? जब भी हम लोग यूरोपियन कंट्रीज का बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि काफी डेवलप इकोनॉमी है। जब हम लोग इंडिया जैसे कंट्री का बात करते हैं, चाइना, ब्राजील, ऐसे देशों का नाम लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि गरीब गरीब तो नहीं है, अंडर डेवलप तो नहीं है, बट डेवलपिंग है ना? मतलब डेवलपमेंट कर रहा है, अभी डेवलपमेंट नहीं है, मतलब डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है, मतलब हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, कुछ देश ऐसा है जब अफ्रीकन नेशंस का नाम आता है, स्पेशली सेंट्रल अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है, साउथ अमेरिकन नेशंस कुछ आते हैं, तब हम लोगों के सामने आता है कि अच्छा ये अंडर डेवलप है, ठीक है, मतलब अभी डेवलपमेंट प्रॉपर लेवल में स्टार्ट नहीं हुआ। तो सर ये सब जो जब मैं वर्ल्ड बेसिस में मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, तो वर्ल्ड पैरामीटर में ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों बन रहा है? बात को समझे सर, तभी जाके आप मार्केट को भी समझ जाओगे, क्योंकि आखिर एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक्स का जो डेवलपमेंट है वो मार्केट पे टिका हुआ है। ठीक है, मैं आपको जस्ट एक बार वर्ल्ड मैप से दिखा रहा हूँ। ठीक है, जब आप वर्ल्ड मैप को देखोगे तो कंट्री वाइज आपको एक आइडिया लगना चाहिए। वर्ल्ड में जो यूरोपियन नेशंस है इसको हम लोग डेवलप कंट्रीज के अंदर काउंट कर लेते हैं, ठीक है, दीज आर डेवलप नेशंस। बट जब हम लोग एशियन कंट्रीज या साउथ एशियन कंट्रीज को देखते हैं, स्पेशली चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, ये सब डेवलपिंग में है सर। ठीक है, अगर आप सेंट्रल एशिया में देखते हो तो ये डेवलप में है क्योंकि तेल का पैसा से, ठीक है। अगर आप इधर ब्राजील देखते हो, ये एरिया देखते हो, ये डेवलपिंग है, ठीक है। अमेरिका को देखते हो, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, ये डेवलप है, ठीक है। तो आखिर ये डेवलप डेवलप अंडर डेवलप डेवलपिंग, ये सब कॉन्सेप्ट कैसे आता है? इकोनॉमिक्स से ही तो आता है। अब सवाल ये उठता है कि इकोनॉमिक्स आखिर में किसी कंट्री को डेवलप बना देता है, किसी कंट्री को अंडर डेवलप बना देता है, किसी कंट्री को डेवलपिंग कर देता है, कैसे कर देता है? सर ये सब चीजों का जवाब एक्चुअल में इकोनॉमिक्स में ही छुपा होता है।
ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड आउट कि आखिर इसका जवाब इकोनॉमिक्स कैसे देता है। तो हम लोग सर यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक माइक्रो एक मैक्रो। जब मैं आपको देश के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये बेसिकली मैं मैक्रो लेवल में बात कर रहा हूँ, बट आप लोग जो इकोनॉमिक्स करेंटली पढ़ रहे हो, जो CS CMA में पढ़ाया जाता है स्पेशली फाउंडेशन लेवल में, दैट इज मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स सर। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इकोनॉमिक्स का जो बेस है उसके बारे में बात कर, ठीक है, जिसमें उसका मेन फोकस होता है कि डिमांड सप्लाई सिचुएशंस कैसा है, ठीक है, डिमांड सप्लाई सिचुएशंस को मेंटेन कैसे करना पड़ता है, ठीक है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मतलब मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड होता है, ठीक है, डिमांड होगा तो उसका सप्लाई होना चाहिए, है ना, या फिर सप्लाई है तो डिमांड होना चाहिए। जिस चीज का सप्लाई है उसका डिमांड भी होता है, अगर इंसान को वो चीज चाहिए होता है। अगर डिमांड है तो सप्लाई है, सप्लाई है तो डिमांड है, हैंड टू हैंड चलता है। जैसे एक सिंपल बात करते हैं, आईफोन, ठीक है, अब आईफोन, अब लोग आईफोन का डिमांड करते हो ना सर, आईफोन का डिमांड है, लेकिन क्या पहले लोगों ने आईफोन का डिमांड कर लिया था? क्या लगता है? मतलब अगर मैं 10-15 साल पीछे जाऊं, 20 years बैक, जब से मोटा मोटी ये कंप्यूटर मोबाइल इंटरनेट ये सब मार्केट में आया है, 1990 95 ऑनवर्ड्स बेसिकली कंप्यूटर वर्ल्ड इंटरनेट वर्ल्ड डेवलप किया है। सो जस्ट मेरा आपको एक सवाल है, क्या जब से ये आईफोन आया है, क्या आईफोन आने से पहले ही आईफोन का डिमांड था, या फिर आईफोन का फीचर्स देख के, उसका यूटिलिटी देख के उसका डिमांड डिमांड क्रिएट हुआ? क्या लगता है आपको? जस्ट एक छोटा सा पूछ रहा हूँ, क्या आईफोन मतलब लोग पैदा होते ही मुझे आईफोन दे दो आईफोन दे दो कर रहा था, कि उसका यूटिलिटी, उसका फीचर्स, उसका कैरेक्टर, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लोगों के अंदर उसका डिमांड क्रिएट किया? क्या लगता है? जस्ट एग्जाम्पल। फीचर और यूटिलिटी देख के ही तो खरीदेंगे लोग। हाँ सर, वेरी गुड और सर, मतलब रिकॉग्निशन मेन, आईफोन के लिए हाँ तो रिकॉग्निशन के लिए। हाँ सर, वेरी गुड। मतलब बेसिकली पॉइंट इज दैट कि कुछ डिमांड क्रिएट किया जाता है, कुछ डिमांड बाय डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स का बेस तो यही है ना। अब ये डिमांड रहता है, लेकिन डिमांड के बेसिस में सप्लाई क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन चाहने से भी सप्लाई क्रिएट नहीं हो पाता, क्योंकि स्किल होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। आपका मन करे, जैसे इंडिया में आईफोन का डिमांड बहुत है, इंडिया में कार का डिमांड है, इंडिया में 4 व्हील ड्राइव का, आपका 2 व्हीलर का, हाईफाई बाइक का, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का हाईफाई डिमांड है। बट क्या इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करता है इतना? क्या इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है? ना सर, उतना उस लेवल पे है जो यूरोप के पास है करेंट लेवल पे, जो अमेरिका के पास है, जो चाइना के पास है। इंडिया के पास क्या वो स्किल डेवलप हो चुका है? नहीं सर, बहुत खाली है। अब वो खालीपन जितना धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन को मेंटेन करना है तो कॉस्टिंग देखना पड़ता है। कॉस्टिंग मतलब दाम, ठीक है, मतलब कितना खर्चा पड़ रहा है सर। अगर ऐसा ना हो कि आपका इतना ज्यादा खर्चा हो जा रहा है और क्वालिटी भी आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो मार्केट में सेलेबल नहीं हो पाएगा। तो वेरी सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो कोई ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो मैगी का पैकेट ही क्यों ना हो, है ना। ऐसे एक छोटा सा सवाल, हम लोग नूडल्स खाते हैं, मैगी नूडल्स बहुत फेमस है सर, घर घर में बच्चा बच्चा जन्म के बाद से जानते हैं मैगी। हाँ, अब ये आप लोगों के टाइम से नहीं, मैं हम लोग के टाइम से 90, हम लोग जब केजी स्कूल में पढ़ते थे 90s 95 96 मोस्ट प्रोबब्ली 97, उस टाइम पे भी मैगी काफी पॉपुलर हो रहा था। ऐसे हम लोग गांव में पैदा हुए थे, लेकिन गांव में भी मैगी का इतना मार्केटिंग हो गया था कि जो थोड़ा सा रिच फैमिली से थे उनको खबर था कि मैगी बोल के कुछ आ गया है। उससे पहले हाल फिलहाल में हम लोग चाउमीन क्या है जाने थे, गांव में इतना चाउमीन का मतलब कल्चर नहीं था, लेकिन कुछ फैमिलीज थे जो चाउमीन स्कूल में टिफिन लेके आता था ना, तो हम लोग जाके बोलते थे कि पता है ये कुछ लेके आया सांप जैसा देखने में है, सीरियसली। तो फिर बोलते वो क्या चीज़ है, तो फिर पता चला चाउमीन है। फिर कुछ दिन बाद कुछ लोग आके बोलते नहीं हम चाउमीन नहीं खाते, हम मैगी खाते हैं, ठीक है। अब एक सवाल है सर, चाउमीन मैगी जिसको जो पसंद है आज के डेट में वो अलग बात, बट उस 95 96 97 उस जमाने में, स्पेशली अगर आप विलेज में बड़े होते हो, तो ये बहुत बड़ा चीज है सर, ठीक है। शहर में प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि सिटी में ये ऑटोमेटिकली एक बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहने का मतलब है ऐसा है सर, अब देखो धीरे धीरे डिमांड क्रिएट हुआ। अब क्वेश्चन इज दैट
कि डिमांड क्रिएट हुआ, सप्लाई भी हो रहा है, लेकिन मैगी कौन बनाता है? मैं रैंडम पिक कर रहा हूँ सर, मेरा कोई ऐसे मतलब पहले से तो रेडी नहीं रहता, आप लोग जानते हो। मैगी कौन बनाता है? नेस्ले। नेस्ले कहाँ का कंपनी है? ऐसे तो नेस्ले इंडिया इंडिया का ही है, बट नेस्ले का जो मेन कंपनी है ये स्विट्जरलैंड से, स्विट्जरलैंड से है, यूके से है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली या तो स्विट्जरलैंड या तो यूके, मैं एक बार देख लेता हूँ सर, भूल गया। नेस्ले, नेस्ले मैगी, ठीक है। करेंटली नूडल्स मार्केट में स्विट्जरलैंड का है, सॉरी स्विट्जरलैंड का है। हिंदुस्तान यूनिलीवर मोस्ट प्रोबेबली यूनाइटेड किंगडम से, ये देखो सर, हेडक्वार्टर वेवे स्विट्जरलैंड, देख रहे हो सर। अब क्वेश्चन इज दैट, क्या हम लोग एक मैगी भी नहीं बना पाते इंडिया? आईफोन तो दूर का बात है, क्या एक नेस्ले में जो नूडल्स होता है जो बेसिकली व्हीट से बनता है, क्या एक बेसिक लेवल व्हीट का भी प्रोडक्शन करके, व्हीट तो प्रोड्यूस होता है हमारे देश में, करेंटली इंडिया लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, प्राउड करना चाहिए सर। एक जमाने में रोटी खरीद कर खाने के लिए अमेरिका से भीख लेना पड़ता था, मजाक नहीं कर रहे सर। 1965 में हमें अमेरिका से लोन लेना पड़ा, रोटी रोटी का लोन लेना पड़ा। इंडिया में हालत बहुत खराब था, बिकॉज ब्रिटिश बहुत खराब हालत में छोड़ के गया था सर इंडिया। अब क्वेश्चन वही है कि क्या इंडिया व्हीट से नूडल्स नहीं बना सकता? तो क्यों फॉरेन कंपनी आके इंडिया में बिजनेस करके जाएगा? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। क्या हमारे इंडिया में ऐसा कंपनी नहीं है? आजकल बन रहा है, बट वही सर, वही बात जो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। अब मैं आपके साथ जो बात करने जा रहा हूँ अभी, जो लोग ये सब चैप्टर एक बार कर चुके हो उनको तो समझ में आ ही रहा है, जो ये सब चैप्टर अभी तक नहीं किए बाद में करना, ठीक है, रिवाइज करना या फिर जब फ्रेशली करोगे, ठीक है। मैं आपको अभी कनेक्ट करूंगा मार्केट चैप्टर में, ठीक है, डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट प्राइस, डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। क्या चैप्टर का नाम है सर? प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। अब ये डिफरेंट मार्केट क्या होता है, डिफरेंट मार्केट क्या होता है सर, और ये मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में क्यों जानना है सर? देखो, बिजनेस में मार्केट बोलने से आपको क्या लग रहा है? अच्छा, मार्केट, मार्केट मतलब सब्जी मार्केट, मछली मार्केट, फ्लावर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, जैसे हमारे कोलकाता में है ना, होलसेल मार्केट बोलो तो बड़ा बाजार, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बोलो तो चांदनी, ठीक है। किसी को अगर आप फ्लावर मार्केट बोलो तो मल्लिक घाट, जानते हो सर, हावड़ा ब्रिज के नीचे है, ठीक है। तो फूलों का मार्केट है, एशिया का क्या, वर्ल्ड लार्जेस्ट भी बोला जा सकता है, बट करेंटली डिबेट में नहीं जाएंगे, बट एशिया का लार्जेस्ट फ्लावर मार्केट है कहाँ पर? कोलकाता में, मल्लिक घाट में, ठीक है। देखना चाहते हो, सावधानी में जाना, देख के आ सकते हो, भीड़ बहुत होता है, ठीक है। पैर स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो भीड़ में धक्का लग के फूलों के ऊपर गिर जाओ, ऐसा हालत होता है। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे पहुंच जाना, डेली मार्केट देख के आना सर, हावड़ा, हावड़ा ब्रिज के नीचे, ठीक है। बहुत बड़ा एरिया है, बट इतना भीड़ होता है क्या बताया। और ये गुलाब के कांटे से भी बच के रहिएगा, पैर में कहाँ से फंस जाएगा समझ में नहीं आएगा, वट एवर। बट सर मार्केट बोलने से हमारे दिमाग में ये सब आ रहा है, कभी फूलों का मार्केट, कभी कपड़ा का मार्केट, कभी होलसेल मार्केट। बट क्या हम लोग इकोनॉमिक्स में ऐसा मार्केट के बारे में जानेंगे सर? नहीं सर, हम लोग ना तो फूल मार्केट, ना तो सब्जी मार्केट, ना तो फ्लावर मार्केट, ना तो कपड़ा मार्केट, ना तो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, हम लोग इस तरह का किसी के बारे में नहीं जानेंगे। इस सभी मार्केट का एक कॉमन नेम है, ठीक है। इसको कंपटीशन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, मार्केट कंपटीशन के हिसाब से। सर व्हाट अ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सर, मार्केट कंपटीशन। मार्केट में अलग अलग कंपनीज होते हैं, अलग अलग दुकान होते हैं, उनके बीच में कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन के अंदर मार्केट में आप किस तरह का बिजनेस प्लेयर हो वो डिसीजन लिया जाता है। सर थोड़ा क्लैरिटी से बताओ। राइट सर, बताते हैं। जैसे अगर आप देखें कि मार्केट में यहाँ पर बोला कि ये एक बिहेवियरल प्रिंसिपल है सर, ये जो मार्केट का कॉन्सेप्ट है ये एक बिहेवियरल प्रिंसिपल। बिहेवियरल प्रिंसिपल मतलब इकोनॉमिक्स एक अलग ही तरीके से बिहेव करता है जब बात मार्केट का आता है। मैं आपको एक चीज बोला सर, डिफरेंट जो मार्केट के बारे में हम लोगों के नॉर्मल आम दिमाग में जो बैठा हुआ है वो जो बात करता है, और ये मार्केट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इट इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन दी मार्केट वी नो नॉर्मल वे में और जो इकोनॉमिक्स बात करता है।
बट इकोनॉमिक्स इसको ना एक कॉमन पैरेलल्स में बात करता है, एक कॉमन पैरामीटर में बात करता है, कंपटीशन की बेसिस पे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। हाँ सर, क्या है ये सब? सर ये अगर सिंपल कहा जाए कि परफेक्ट कंपटीशन मतलब सिंपल, हाँ 2-3 लाइन में बता देते हैं आपको। परफेक्ट कंपटीशन मतलब जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर, बोलो सर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, मतलब खरीदने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं इस मार्केट में, और लार्ज नंबर ऑफ सेलर। सर ये क्या हो गया? इसको परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं क्या? हाँ सर, जिस मार्केट में खरीदने वाले भी बहुत सारे और बेचने वाले भी बहुत सारे, ऐसे मार्केट को परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कहते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दोगे? बोलो। आपको मैं बोल रहा था ना फ्लावर मार्केट, चलो फ्लावर मार्केट लेके चलते हैं, दिखा देते हैं आपको। फ्लावर मार्केट इन कोलकाता, मल्लिक घाट, मल्लिक, मैंने लिख दिया मल्लिक घाट, तो मल्लिक घाट निकल के आ गया। बट अगर आप इस इमेज को देखोगे, हावड़ा ब्रिज के नीचे है, मैं आपको पहले ही बता दिया, जस्ट लुक एट द मार्केट। ठीक है, ये बहुत बड़ा मार्केट है सर। ये ना अगर नहीं जाओगे ना, जब तक जाओगे नहीं तो समझ में नहीं आए। ठीक है, तो ह्यूज, मतलब ऐसा कोई फूल नहीं है जो आपको यहाँ मिलेगा नहीं, ऐसा कोई फूल नहीं जो आपको मिलेगा नहीं, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, पूरा पूरा ऑल ओवर दी वेस्ट बंगाल, ऑल ओवर दी ईस्टर्न इंडिया, यहाँ से फूल जाता है सर। ठीक है, और लोकल मार्केट का जो नीड है वो भी पूरा होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है सर? मार्केट है। अब यहाँ पर आप बोलो कि यहाँ पर बायर जो है लार्ज नंबर है और सेलर भी जो है लार्ज नंबर का है, ये सर नो, बोलो सर। खरीदने वाले भी इस मार्केट में बहुत सारे होते हैं और बेचने वाले भी इस मार्केट में बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आपके रेगुलर बेसिस में अगर मैं बात करूं आपके साथ, रेगुलर बेसिस में इन द सेंस, अगर आप फिश मार्केट में जाते हो सुबह सुबह, है ना, जैसे बंगाली एरिया में फिश मार्केट डेली सुबह बैठेगा ही बैठेगा, बिकॉज बंगाली फिश लवर है ना, वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा है ना, नॉट जस्ट इन वेस्ट बंगाल। अगर आप इंडिया का जो कल्चर है, इसमें जो समुद्र किनारे रहते हैं, जो नदी किनारे रहते हैं, इनके अंदर फिश खाने का एक बहुत बड़ा हैबिट है, नो डाउट। ये खाने का जो हैबिट है, ये बेसिकली कौन कहाँ रहता है उसके बेसिस पे क्रिएट होता है। ठीक है, तो जो समुद्र किनारे रहते हैं, जो इसके किनारे रहते हैं, आपका क्या बोलते हैं उसको, नदी के किनारे, जैसे बंगाल में ज्यादातर लोग नदी किनारे रहते हैं, समुद्र में किनारे में भी रहते हैं, बट नदी किनारे लोग ज्यादा रहते हैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिश लवर्स बहुत होते हैं, और यहाँ पर ना छोटा छोटा तालाब, ठीक है, तालाब बोलो, दिघी बोलो, ठीक है, ये बहुत होता है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन यहाँ पर फिश मार्केट है ना। तो बात क्या है सर, फिश मार्केट फूल मार्केट से क्या लेना देना? सर यहाँ पर ना आपको लार्ज नंबर ऑफ बायर मिलता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर मिलता है। ठीक है, फिश मार्केट देखते हैं। सर ये सब क्या बात कर रहे हो, मार्केट डेली का मार्केट का बात, ये सब जान के क्या होगा? अरे यही तो है, यही तो खूबी है, यही तो इकोनॉमिक्स का खूबी है सर। ठीक है, ये देखो, ये फिश मार्केट है, बेचने वाले भी बहुत सारे, खरीदने वाले भी बहुत सारे। तो बेसिकली ग्रोसरी मार्केट है ना, ग्रोसरी दुकान भी बहुत होते हैं और ग्रोसरी खरीदने वाले भी बहुत होते हैं। सो व्हाट इज द पॉइंट सर, व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज वेरी सिंपल। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपटीशन इज वेरी हाई। ठीक है, यहाँ पर जिसको भी मन है दुकान लगा सकता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सस्ते में दुकान लगाया जा सकता है। ऐसा मार्केट है, अगर किसी को, अगर बोलो बोलो सर, सिंपल है, अगर आपको कल सब्जी दुकान लगाना है, कोई रोकेगा आपको? कोई नहीं रोकेगा। कल अगर आपको फूल का दुकान लगाना है, हाँ थोड़ा शुरू में दिक्कत हो सकता है, पार्टी का अगर चक्कर है तो, यूनियन का मैटर है तो, ठीक है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन थोड़ा हाई है, तो अचानक से एक नया दुकानदार कहाँ से आ गया, ठीक है, तो थोड़ा सा परमिशन, जगह, ठीक है, लाइसेंस, ये सब थोड़ा सा चक्कर किसी किसी फील्ड में हो सकता है, बट नॉट मच। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में बेचने के लिए अगर आप एंटर करना चाहते हो, लाइक सब्जी बिजनेस, मतलब जिस फील्ड में खरीदने वाले बेचने वाले संख्या में बहुत है, ठीक है, ऐसे बिजनेस में आना बहुत इजी है। इसका कैरेक्टर में आगे आगे आपको और डिटेल्स में बताऊंगा, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि परफेक्ट कंपटीशन का बेसिक मतलब क्या निकला। आगे जाके और टेक्निकल बात कर लूंगा सर, बट क्योंकि मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही थोड़ा बता देना चाहता हूँ, ताकि आप एकदम स्टार्टिंग से ही मार्केट का जो चैप्टर का आइडिया लेके ही आगे बढ़े। ठीक है, अब क्यों मैं आपको ये सब बात कर रहा हूँ, देखो मार्केट में डिमांड होता है, इकोनॉमिक्स बेसिकली डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, ये सब जो कुछ भी है, एट द एंड ऑफ द डे आपको सेल करना है ना सर।
डिमांड मार्केट में रहता है। इकोनॉमिक्स क्या है? डिमांड की बेसिस पे रेटिंग हुआ एक कॉन्सेप्ट है। पब्लिक डिमांड करता है, लोग सप्लाई करता है ना। सप्लाई करने के लिए कुछ कंपनीज आ जाता है, वो प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग में वो ट्राई करता है कि सस्ता में अच्छा चीज दे, ट्राई करते हैं, बट वो सस्ता कितना कर पाएगा ये डिपेंड करता है, ठीक है। एंड एट द एंड में वो मार्केट में आ जाते हैं, और मैं आपको डायरेक्टली मार्केट में लेके आ गया, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट ये मार्केट में भी अलग अलग टाइप्स ऑफ मार्केट, ठीक है। तो आप मार्केट के बारे में आइडिया जानोगे तो आपको इकोनॉमिक्स किस तरह से फंक्शन करता है इसका आइडिया आपको लग जाएगा। एक केस स्टडीज करूंगा आपके साथ। नॉर्मली ऐसा केस स्टडीज मैं स्टॉक मार्केट में करता हूँ, तो मैं सोचा कि आपके साथ कर लेता हूँ। सर हर क्लास में ही कुछ ना कुछ केस स्टडीज होता है, आप लोगों को पता है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ख्याल करोगे, यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है मोनोपोली। अब कोई मुझे बता सकते हो सर मोनोपोली का कैरेक्टर क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको सिंपल बताया कि ऐसा मार्केट जहां पर खरीदने वाले भी बहुत, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर, सब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जहाँ परफेक्ट पे कंपटीशन। लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर है, बट नहीं, एक ही सेलर है बट लार्ज नंबर ऑफ बायर है। वेरी गुड सर, वन सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर, ठीक है। वन सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर, ऐसे ऐसे बिजनेस को मोनोपोली कहते हैं। सर मोनोपोली का एक बेस्ट एग्जांपल आप लोगों से उम्मीद कर ही सकता हूँ, एनिमल। एक सेलर, खरीदने वाले बहुत। बोलो सर, कोई ऐसा बिजनेस, ऐसा कंपनी, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन। बेचने वाले एक ही है, खरीदने वाले बहुत हैं। अमेजोन। अमेजन। सर अमेजन की जगह आप फ्लिपकार्ट से भी तो ले सकते हो। एक तो नहीं हुआ। सर बोलो बोलो। स्कर्ट, हाँ फ्लिपकार्ट। लेस स्कर्ट, स्कर्ट लेंस कार्ट, ये चश्मा बेचता है ना लेंस कार्ट। हाँ सर। है क्या सर। वैसे? अरे तो फिर हिमालय भी तो है, टाइटन है। नहीं हो रहा है सर। सर माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट। सर मैक है तो। सर सेनको गोल्ड। सेनको गोल्ड, पागल। गोल्ड बिजनेस का कितना कॉम्पिटिटर है? पीसी चंद्रा, हाँ, अंजलि ज्वेलर्स, फिर आपका कल्याण ज्वेलर्स, हाँ, फिर आपका बड़ा बड़ा कंपनी में बात कर रहा हूँ मैं, एमपी ज्वेलर्स, बहुत है। अरे बहुत नहीं, कम से कम 8-10 तो मिल ही जाएगा बड़े ज्वेलरी बिजनेस में। सेनको गोल्ड मोनोपोली नहीं है। बोलो बोलो ठीक से बोलो। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर। गूगल सर। गूगल, यस, चलेगा। गूगल का कोई कॉम्पिटिटर सर्च इंजन में याहू आया था, बट वैसा मार्केट नहीं बना है ना सर। सर्च इंजन में गूगल का कॉम्पिटिटर में है, माइक्रोसॉफ्ट ही है सर, बिंग, ये वाला। सर एप्पल। ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग है ना सर। एप्पल, एप्पल का अगर मैं आईफोन के हिसाब से बात करूं तो हाँ, मतलब स्पेशल कैटेगरी वाइज नो डाउट उसका मोनोपोली है, बट मोबाइल सेगमेंट में अगर देखा जाए तो नॉट एग्जैक्टली। थोड़ा सा जा रहे हो आप लोग, सही बोल रहे हो। सर अपने यूट्यूब। यूट्यूब का बहुत कॉम्पिटिटर है सर। यूट्यूब का कॉम्पिटिटर है, मतलब वीडियो शेयरिंग साइट और भी है, मुझे नाम सारा याद नहीं आ रहा है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में है स्ट्रीम बोल के, ठीक है। वीडियो शेयरिंग और भी कंपनीज है जो मार्केट में वीडियो शेयरिंग में काम करता है। हाँ ऑब्वियसली यूट्यूब उसमें मार्केट शेयर में बहुत हाई है, नो डाउट, बट देयर सर आर और। रेलवे। हाँ हाँ बोलो। रेलवे। रेलवे, इंडियन रेलवे।
ये मुझे अच्छा लगा। सर न्यूरालिंक भी तो है, हाँ, न्यूरालिंक हो सकता है, क्या न्यूरालिंक, क्लियर नहीं हो रहा है, बताओ। न्यूरालिंक बोल रहा हूँ सर, नैरोलैक। न्यूरालिंक, न्यूरालिंक इसकी कंपनी आई थिंक, शायद किसकी कंपनी है, एलोन मस्क की कंपनी है, किसका कंपनी है? इलोन मस्क का। इलॉन मस्क का। ओ अच्छा, तो ये इसके बारे में बात कर रहे हो? उसका इलॉन मार्केट में इलॉन कोई है ही नहीं सर, वो हाँ अकेला ही है। हाँ हाँ, इलॉन मस्क का जो कंपनी है, हाँ, ये इलॉन मस्क जो बेसिकली वो स्पेस एक्स है, ठीक है, उसका जो कंपटीटर नहीं है सर, वो एक नेटवर्क कंपनी भी है उसका, उसका भी मार्केट में कोई कंपटीटर नहीं है। यस सर, यू आर राइट, ठीक है। तो यस, आप लोग जो कोई भी एग्जांपल दिए हो सर, कुछ एग्जांपल्स जैसे गूगल, गूगल आप एक तरह से बोल सकते हो इट्स टाइप ऑफ मोनोपोली। आप यूट्यूब का एग्जांपल लिए, दैट इज आल्सो टाइप ऑफ मोनोपोली, बट स्टिल देयर आर सम कॉम्पिटिटर, हल्का फुल्का मार्केट में आया है सर। इलॉन मस्क का जो कंपनी है स्पेसएक्स वगैरह, ये सब मार्केट में भी इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। बट अगर एक कॉमन सेंस वाला कंपनी का अगर मैं नाम बोलूं, जैसे मुझे एक मुझे जवाब मिला, इंडियन रेलवे। अगर किसी को रेल में चढ़ना है ना, तो कोई दूसरा कंपनी है जिसका टिकट आप काट सकते हो, मतलब इंडिया के अंदर नहीं है, No, sir. देयर इज नो अदर कॉम्पिटिटर। तो इज परफेक्ट एग्जांपल इन इंडिया, इंडियन रेलवे। अभी तक इंडियन रेलवे में कोई भी प्राइवेट पार्टी नहीं है, बट ऐसा सुना जा रहा है कि प्राइवेट पार्टी आने वाला है। ऑलरेडी कुछ मैनेजमेंट किसी किसी को दिया जा रहा है, जो ट्रेन के अंदर जो फैसिलिटीज हैं उसको बढ़ाने के लिए, मतलब ट्रेन में आपको एरोप्लेन जैसा फैसिलिटीज मिलेगा। तो ऐसा कुछ ट्रेन चाल मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। जैसे एक एक्सप्रेस चलता है दिल्ली से बनारस, मोस्ट प्रोबेबली लखनऊ से बनारस, तेजस एक्सप्रेस बोल के, ठीक है। ये तेजस एक्सप्रेस ये पहले आया था, और भी कंपनी आ चुका है जो प्राइवेटली रन करता है तेजस एक्सप्रेस, ठीक है। मतलब प्राइवेटली रन करते हैं, मतलब ये जो ट्रेन के अंदर जो मैनेजमेंट चलता है ना तेजस का, ठीक है, ये प्राइवेटली इसको मैनेज किया जाता है, मतलब ये इंडियन रेल नहीं करती, ठीक है। आप अंदर देख के ही समझ रहे होंगे, ठीक है, कि और इसके अंदर आपको ऐसे जैसे फ्लाइट में जैसे फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं ना, जैसे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, फ्लाइट अटेंडेंट को क्या बोलते हैं उसको, भूल गया। अरे Air होस्टेस। एयर होस्टेस, ठीक है, वैसा ही ट्रेन होस्टेस आएगा आपको, सिमिलर पैरामीटर में आपको दे रहा है सर। तो ये प्राइवेटली अंदर का जो मैटर है वो मैनेज करने वाला कंपनी में प्राइवेटली कॉन्सेप्ट है, बट रेल जो है वो अभी भी इंडियन रेल ही चलाता है सर, ठीक है। बट हाँ, धीरे धीरे इंडियन रेलवे का जो सर्विस है उसको बेटर करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए किसी किसी सेगमेंट में, ठीक है, किसी किसी सेगमेंट में आपको प्राइवेट ऑपरेटर देखने को मिलने में, ठीक है, धीरे धीरे होगा, मेरे हिसाब से हो जाएगा। मार्केट है सेल्स का, डिमांड है तो मार्केट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो ये मोनोपोली में बहुत बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में मोनोपोली है आपका LIC का, बट हाँ देयर आर स्टिल प्राइवेट प्लेयर्स आ चुका है जो LIC का मोनोपोली को तोड़ दिया है, ठीक है। अगर इंश्योरेंस करने का नाम लेने से ही लोग पहले लाइफ इंश्योरेंस में LIC का नाम लेता था, बट धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स और भी आ गया है सर, ठीक है। तो मोनोपोली जो LIC का था वो टूट गया है। रेलवे में अभी भी कोई नहीं है एज सच, कोई नहीं है, मतलब जो इफेक्टिव कुछ नहीं है। तो यस, आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक रिसेंटली स्टॉक मार्केट क्लास में एक केस स्टडीज कर रहा था एक कंपनी के बारे में, जो जिसके बारे में केस स्टडीज मेरा ऑलरेडी हो चुका था, और मैंने इसके बारे में जो प्रिडिक्शन, मतलब जो मेरा एनालिसिस था, मतलब नॉट जस्ट माय एनालिसिस, जो स्टूडेंट्स लोग हैं सभी लोगों ने मेरे साथ एनालिसिस दिया था, और हम लोगों का एनालिसिस ऐसा था कि ये स्टॉक लास्ट कितना दिन हुआ, सितंबर में आया था सर, ठीक है, मतलब एक महीना भी नहीं हुआ प्रॉपरली। तो ये स्टॉक जब मार्केट में आया था करीब 200 समथिंग, मोस्ट प्रोबेबली मैं देख लेता हूँ, अभी 407 चल रहा है सर, बट हाईएस्ट हिट किया था 462, ठीक है, एक शेयर का दाम, और ये 200 समथिंग में आया था सर। मैं देख लेता हूँ एक बार, मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि ये मार्केट का नॉलेज रहने से आपको क्या फायदा, ठीक है। एज ए कॉमर्स प्रोफेशनल्स, एज ए CA CMA, एज ए एक्सपर्ट्स, एज एन एक्सपर्ट्स, ये आपको किस लेवल का मतलब नॉलेज देता है सर, कि अगर आप मार्केट समझते हो तो आप कहाँ तक जा सकते हो, किस लेवल में सोच सकते हो। देखो सर, तो ये जो कंपनी है ये रिसेंटली स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ, मतलब स्टॉक मार्केट लिस्टेड होते इतना दिन क्या चल रहा था, प्राइवेटली चल रहा था। तो जस्ट लुक एट इट,
कहाँ चला गया ड्रीम फोक्स, ये रहा ड्रीम फोक्स सर्विसेज लिमिटेड, देख रहे हो सर अभी है। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ड्रीम फोक्स को अभी आपको बता रहा हूँ। तो उसका शेयर का मैक्सिमम प्राइस जो लिस्टेड हुआ था दैट इज 326 एक शेयर का था, ठीक है। और लिस्टिंग डे में ही ये शेयर ऑलमोस्ट 100 रुपीज में मार्केट को अचीव किया था। मतलब एक शेयर का दाम लिस्टिंग डे पे सितंबर में 100 पर शेयर। मतलब जिसने भी कम से कम 1000 शेयर भी खरीदा है तो आप सोच लो कि एक दिन में कितना कमाए। अगर 100 शेयर भी खरीदा है तो भी एक दिन में 10,000 कमाए, ठीक है। नॉर्मली आपको 46 शेयर तो ऐसे ही लेना है एक लॉट में, ठीक है। तो 2 लॉट लेने से ही आप ऑलमोस्ट 100 के आसपास शेयर ले ही लेते हो। तो 100 मतलब आप समझ लो कि 100 इंटू 100 10,000 वन डे का प्रॉफिट है आपका, ठीक है। अब बात ऐसा है कि जिसने भी ड्रीम फोक्स में कमाया, ठीक है, और मैंने भी कमाया, मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स स्टूडेंट्स लोग जो लोग स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करता है वो लोग काफी मतलब मेरे को पूछा था सर क्या करना चाहिए। मैं बोला इसमें एकदम आंख बंद करके लगा दो, गेन जेन्युइनली होगा, बट होल्ड मत करना, बाद में होल्ड करना। अगर किसी को होल्ड करके रखना है लॉन्ग टर्म के लिए 4 साल 5 साल के लिए तो भी रख सकता है, ये मेरा नॉर्मल मानना है। अभी थोड़ा हाई रेंज में है बट अगर 370-80 में मिल जाए वापस तो खरीद लेना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म पर्पस। अब बात ऐसा है सर, ये जो एनालिसिस मैंने स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट क्लासेस में देता हूँ या फिर स्टूडेंट्स लोग जो एनालिसिस में बात मतलब पार्टिसिपेट किया है कैसे, ठीक है, इसमें इकोनॉमिक्स कैसे उनको हेल्प किया। अब आपको समझना पड़ेगा कि ड्रीम फोक्स करता क्या है, ठीक है। इसमें एक्चुअली मैं आपको स्टॉक मार्केट नहीं बता रहा हूँ सर, मैं आपको मोनोपोली का एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इफ यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स प्रॉपर्ली then you can really analyze the market, you can really analyze the market in a sound way मतलब आप अच्छे से समझ पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए। एग्जाम पास हो जाएगा लेकिन इसका रियल एप्लीकेशन जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना कंपनी में, आपको ये सब चीजें पूछा जाता है, आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर देखा जाता है, ठीक है। तो बस वही थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ, 2 मिनट ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारा चीज बताना है। जस्ट मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको मार्केट का सेंस होने से आप किस तरह से अपना डिसीजन ले सकते हो। ये ड्रीम फोक्स क्या करता है, ड्रीम फोक्स इज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म। मतलब एयरपोर्ट में जो लाउंज सर्विस होता है ना सर, लाउंज समझते हो ना सर, जहाँ पर जाके लोग थोड़ा सा क्या करता है रेस्ट करता है, थोड़ा सा अम्यूजमेंट टाइप का होता है, रेस्ट करने का जगह होता है, ठीक है। एयरपोर्ट के अंदर जो फैसिलिटीज दिया जाता है, एयरपोर्ट में लॉन्च सर्विस पाने के लिए स्पेशली जो लोग लॉन्च का एक्सेस लेना चाहता है, जो लॉन्ग रूट में जाते हैं, ठीक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया में भी एयरपोर्ट है, अपने कोलकाता में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और भी जगह में हर सिटी में आपको एयरपोर्ट दिख जाएगा। नाउ द कॉन्सेप्ट इज वहां पर लॉन्च सर्विस में आपको क्या मिलेगा, फूड बेवरेजेस ये सब मिलता है ना, स्पा, ठीक है, मीट एंड असिस्ट, एयरपोर्ट ट्रांसफर सर्विस, ट्रांजिट होटल, स्नैप रूम, बैगेज ट्रांसफर, ये सब चीजें। मतलब आप एयरपोर्ट में आराम करो, बाकी काम ये ड्रीम फोक्स सर्विस लिमिटेड जैसे कंपनी संभाल। बट इसमें क्या फर्क पड़ गया, इसके साथ मोनोपोली का क्या कनेक्शन है सर? इट्स अ न्यू वे ऑफ बिजनेस इन इंडिया। भारत के लिए ये एक न्यू वे ऑफ बिजनेस है। ऐसा क्यों सर? ऐसा बिजनेस मतलब इंडिया में इससे पहले किसी ने नहीं किया। मतलब एयरपोर्ट तो एक अलग कंपनी है, मतलब एयरपोर्ट तो नॉर्मली गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। और एयरपोर्ट में जो प्लेन चलता है वो किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर लाइक इंडिगो हो सकता है, लाइक आप लोग जानते हो जेट, स्पाइस जेट, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज। लेकिन एयरपोर्ट में एक इंडिविजुअल या फैमिली के साथ जो भी वहां पर पहुंचते हैं, अगर फ्लाइट लेट है या फिर आप सारा दिन क्या करोगे, अगर आपका टिकट रात को है, आप जल्दी पहुंच जाते हो, होटल छोड़ देते हो, ठीक है। सो आप एयरपोर्ट में आके लॉन्च सर्विस लेके आप एयरपोर्ट में टाइम बिता सकते हो। और मजा का बात है सर, ये सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गया है आजकल, स्पेशली जो लोग एयरलाइन ट्रेवल्स करते हैं। तो ड्रीम फोक्स अपना ये सर्विस 2013 में स्टार्ट किया, लाउंज एक्सेस सर्विस फॉर द कंज्यूमर ऑफ मास्टर कार्ड। स्पेशली ये कार्ड के थ्रू से ये सब एक्सेस देता है, मास्टर कार्ड जिनके पास होता है करेंटली, वीजा, मास्टर कार्ड, अच्छा डिनर वगैरह भी, ठीक है, रुपए के साथ भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कि जिनके पास वो कार्ड है और कार्ड में इनका एक्सेस मिल जाएगा। और ये सब बैंक के साथ कनेक्ट कर दिया, आईसीआईसीआई बैंक, वहां पर कैश वगैरह नहीं चलता है सर, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई कार्ड पेमेंट सर्विसेज के साथ कनेक्ट करके आप अपना बेनिफिट ले सकते हो। स्पेशली क्रेडिट कार्ड के थ्रू से भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर अभी पैसा नहीं है कोई बात नहीं, अभी क्रेडिट कार्ड एक्सेस कर लो, बाद में पेमेंट कर देना, ठीक है। तो मजा का बात ऐसा है सर
ये कंपनी के बारे में मैं इतना श्योर क्यों था, नॉट जस्ट मी, मार्केट में जो भी एनालिस्ट है, बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, वो लोग भी मार्केट में इसके बारे में इतना श्योर शॉट क्यों बोला था कि ये बिजनेस में एक अलग मैटर है, बिकॉज करेंटली ये कंपनी मोनोपोली है इंडिया में, मतलब इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो यही बाकी मतलब आईपीओ मतलब जो स्टॉक मार्केट कंपनी लिस्टेड हुआ था उनसे इसको अलग कर दिया था। भारत में करेंटली करीब 47 सिटीज में इसका ये लॉन्च सर्विस का ये जो काम है, मैनेजमेंट का काम ये करता है, और एंड 145 सिटीज आउटसाइड इंडिया में भी ये ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और करेंटली 8 रेलवे स्टेशन में भी ये अपना काम स्टार्ट कर दिया, और इसने ज्यादा नहीं सर 1.72 करोड़ इक्विटी शेयर्स मार्केट में एक्चुअली रेज करने के लिए आया, ठीक है। अब उसका अमाउंट था करीब एग्जैक्टली मुझे अमाउंट याद नहीं आ रहा है, बट ये कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर ये एनालिसिस इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ा एनालिसिस था। मैं आपको पूरा डिटेल्स तो नहीं बता सकता सर, क्योंकि वो टाइम टेकिंग मैटर है और एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, बट आपको एक आइडिया देने के लिए कि जब कोई कंपनी मार्केट में आता है तो वो किस तरह का मार्केट में आ रहा है ये आपको समझना है। जब आप कोई बिजनेस करोगे, आप अगर कल सोचते हो कि मैं कोई बिजनेस करूंगा, देखो सर इंसान को जिंदगी में 2 ही काम करना होता है, या तो खुद का बिजनेस कर लो या तो किसी और के बिजनेस में जॉब कर लो। आखिर एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू हैंडल बिजनेस, ये तो आप मानना पड़ेगा, है ना। मतलब जबरदस्ती मनवाऊंगा आपको, क्योंकि देयर इज नो अदर ऑप्शंस। Either you have to do your own business जिसको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, और else you have to handle others business जिसको हम लोग जॉब कहते हैं, और क्या, और कुछ तो है नहीं। तो बेसिकली एज ए बिजनेस स्टूडेंट्स, आप लोग बिजनेस स्टूडेंट्स हो, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, दे आर ऑल एमबीए फाइनेंस, एमबीए मार्केटिंग, दे आर बेसिकली बिजनेस स्टूडेंट्स। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, ठीक है, कि अगर कल जाके आप एंटरप्रेन्योर होते हो तो आपको समझना चाहिए, किसी को आइडिया देना है, ठीक है, तो भाई वो कौन सा बिजनेस में आना चाहता है, उस बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटर है कि नहीं। सर ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिटर होने से नहीं आना चाहिए, ठीक है, ऐसा भी बात नहीं है, लेकिन आपको डिमांड एनालिसिस करना चाहिए, देख लो मार्केट में डिमांड है कि नहीं, ये भी देख लो कि मार्केट में और कोई है कि नहीं। अगर कोई नहीं है और मार्केट में उस पर्टिकुलर सर्विस का, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड क्रिएट हो सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है, आ जाओ मार्केट में तोड़ फोड़ कर दोगे, जैसे ड्रीम फोक्स कर रहा है अभी। ड्रीम फोक्स का प्रॉफिट देखोगे, ज्यादा दिन नहीं आया, बहुत जल्दी ये अपना प्रॉफिट गैदर कर लिया। ड्रीम फोक्स कहाँ चला गया इसका डिटेल्स प्रॉफिट का, ठीक है। रिसेंटली कंपनी ने ये देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2020 में एक 31 करोड़ का, और मार्च 2022 में, मतलब अभी तक ये ईयर का पूरा नहीं है, 16 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी अर्न कर लिया। अब अभी तक रिसेंट डेटा और नहीं मिला, बट आप सोचो सर इतना कम दिन में ये ऑलरेडी इतना प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मैं अगर इस फील्ड में आऊंगा तो मैं मोनोपोली बिजनेस में आ रहा हूँ, करेंटली देयर आर नो अदर, एंड ये इकोनॉमिक एनालिसिस इनको 16 करोड़ का प्रॉफिट करने में या 32 करोड़ का प्रॉफिट करने में, और बहुत ही कम समय में 5-7 साल में, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस में अभी भी पेटीएम प्रॉफिट नहीं कर पाया, फ्लिपकार्ट अभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाया, जानकारी रख लो आप। नायका है ना सर, वो भी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रहा सर। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर बिजनेसेस जो स्टिल प्रॉफिट करने में स्ट्रगल कर रहा है। चल ये क्या नाम है उसका, स्नैपडील बोल के एक कंपनी, ठीक है, बहुत सारे जो स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं प्रॉफिट करने में, बट ये बहुत जल्दी प्रॉफिट किया। और ऐसा एक बिजनेस मॉडल में आया जो थोड़ा अनदेखा है, थोड़ा अनसुना है, ठीक है। फॉरेन में चलता है सर, पर इंडिया में इसका मार्केट अनटैप्ड है, मतलब इंडियन मार्केट में अभी इसका बहुत जगह है। ऐसे एनालिसिस कहता है कि वर्ल्ड वाइड मोटा मोटी इनफैक्ट आउट ऑफ 52 लाख पैसेंजर्स who stepped into log in financial year 22, मतलब इंडिया के अंदर बात कर रहा हूँ, 52 लाख जो पैसेंजर जो लॉन्च सर्विस लेता है, ठीक है, उसमें से ड्रीम फोक्स मैनेज करता है 35 लाख पीपल ऑलरेडी, ठीक है। और देखा जा रहा है कि ये मार्केट शेयर इसका 68%, ठीक है। बाकी जो है वो बाहर का कंपनी इंडिया में सर्विस देता है। जैसे कुछ इंडिया में कुछ फेमस इंटरनेशनल एरिया है जहाँ पर बहुत ज्यादा फॉरेन कंट्रीज से लोग आना जाना करता है, जैसे बॉम्बे, ठीक है, मुंबई, जैसे कि बैंगलोर, जैसे कि दिल्ली, ठीक है, यहाँ ये सब एयरपोर्ट में ना बहुत मतलब ट्रांजैक्शंस होता है। कोलकाता अभी इस लाइन में थोड़ा पीछे चला गया सर, ठीक है, क्योंकि कोलकाता में अभी बिजनेस नहीं है, इसीलिए कोलकाता में जो कोलकाता पहले था अप टू
80s तक जो कोलकाता इंडिया को दिखाया था, अभी वो कोलकाता अपना वो लॉस्ट ग्लोरी में जा रहा है सर। आई डोंट नो फिर से कब इंडिया कोलकाता वापस अपना ट्रैक में आएगा। जब तक बिजनेस रिटर्न नहीं करेगा तब तक कोलकाता कैसे वापस अपना लीडरशिप में आ सकता है सर। एज ए बंगाली, एज ए वेस्ट बंगाल के मतलब इंसान होने के लिए ये थोड़ा सा मुझे दुखी करता है, बट साथ ही साथ ये भी मोटिवेट करता है कि जो अनटैप्ड एरिया है, जो नॉलेज का एरिया है, उसको अगर हम लोग डेवलप कर सकते हैं तो आई होप कि कोलकाता वापस अपना वो लॉस्ट ग्लोरी वापस ला सकता है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप करता है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से लॉन्च सर्विस बिजनेस वर्ल्ड वाइड डेवलप हुआ है और इंडिया में अभी इसका कितना खाली जगह है, ठीक है, और वो खाली जगह को फुलफिल कौन कर रहा है, ये देखो एयर ट्रेवल प्रोपेंसिटी। ठीक है, एयर ट्रेवल प्रोपेंसिटी में ये बेसिकली जो है ना सर, ये परसेंटेज में दिखाना चाहता है। इसमें इंडिया का जो परसेंटेज है बहुत ही कम है सर। एयर ट्रेवल प्रोपेंसिटी में इंडिया 0.08 में, मतलब वर्ल्ड के डेवलप नेशन के सामने ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, जापान, रशिया, ब्राजील, मेक्सिको, इंडोनेशिया, चाइना में इंडिया काफी लो में है, बट स्टिल ग्रोथ है और वही ग्रोथ का फायदा फोक्स ले रहा है। सो फ्यूचर ब्राइट है सर। ठीक है, फ्यूचर इसका ब्राइट है। क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन अक्रॉस कंट्रीज, मतलब कितना लोग क्रेडिट कार्ड यूज करके ये सब फैसिलिटीज लेना चाहते हैं। फिर इंडिया में ओनली 3% लोग क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज करेंटली अवेल करता है। ठीक है, बट अगर आप देखोगे डेवलप कंट्री लाइक यूएसए, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, ये लोग काफी हाई फाई क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन बहुत हाई है। इंडिया में ये धीरे धीरे ग्रो करेगा ना सर, नो डाउट करेगा, नो डाउट करेगा, बिकॉज इंडिया डेवलपिंग स्टेज से धीरे धीरे डेवलप कंसेप्ट में जा रहा है। तो इस नजर से देखा जाए तो ये जो शेयर है ना ड्रीम फॉक्स कंपनी का जो बिजनेस है, ये भी ग्रो करेगा और दैट इज द रीजन इसके शेयर में हमें ग्रोथ देखने को मिला। तभी ये लिस्टेशन में ही आपको ऑलमोस्ट 100% के आसपास रिटर्न जनरेट, 100% नहीं 50% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया। ठीक है, एक दिन में 10,000 का प्रॉफिट जनरेट करके दिया। सो ये बेसिक एनालिसिस था सर। ठीक है, अब ज्यादा बोलने चालू करूंगा तो आप लोग पूरा ड्रीम फॉक्स में ही सब पूरा दिन बीत जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। ये परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कैसा होता है सर? मोनोपोलिस्टिक में आपका एकदम मतलब मोनोपोलिस्टिक में ना एग्जैक्टली मोनोपोली नहीं होता। ठीक है, वेरी फ्यू रहेगा, मतलब यहाँ पर आप ऐसे मानो कि वेरी फ्यू सेलर्स रहेगा। ठीक है, और उनके बीच में कंपटीशन रहेगा। जैसे आप बोल रहे थे ना आप लोग, जैसे मोबाइल फोन मार्केट, ठीक है, उसमें मोनोपोलिस्टिक है, मतलब मोनोपोली भी है और साथ में कंपटीशन, मोनोपोली भी है और एक तरह से कंपटीशन भी है। तो जैसे मोबाइल फोन में जो कंपनीज काम करते हैं, ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी, सैमसंग, ठीक है, ये लोग ऑलरेडी मार्केट लीडर है, सब एक एक अपने अपने जगह में, साथ में इनका कंपटीशन भी है। तो आगे आगे मैं और डिटेल्स बोलूंगा मोनोपोलिस्टिक कैसे होता है। ऑलिगोपोली इज लाइक बहुत कम लोग, मतलब इसमें सेलर बहुत ही कम है। ऑलिगोपोली का भी एक स्पेशल वर्जन होता है डुओपोली। ठीक है, डुओपोली मतलब दो ही प्लेयर होता है मार्केट में और कोई सब्स्टिट्यूट प्लेयर नहीं होगा मार्केट पे बिजनेस करने के। ठीक है, डुओपोली, डुओपोली का एग्जांपल क्या हो सकता है? डुओपोली में आप माइक्रोसॉफ्ट और मैक को ले सकते हो, जो कंप्यूटर बिजनेस को करता है ना। कंप्यूटर का जो, जैसे हम लोग विंडोज यूज करते हैं और उधर मैक यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। वर्ल्ड वाइड दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा चलता है, जैसे और भी है, ओरेकल वगैरह ये सब है, बट पॉपुलरली ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज, या तो आपके घर में विंडोज होगा, ठीक है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हो तो। ऐसे तो इस फील्ड में मतलब कंप्यूटर फील्ड में माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट शेयर 80% है, बट हाँ एक क्वालिटी है मैक के अंदर, ठीक है, जो मैक यूज करता है एप्पल का, ठीक है, उनका भी काफी मार्केट शेयर है, वो मैक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो डुओपोली कॉन्सेप्ट भी मार्केट में देखने को मिलता है। ठीक है, सो ऑलिगोपोली, जैसे कार 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 मैन्युफैक्चरर, इंडिया में कितना कार मैन्युफैक्चरर है? हार्डली 4-5 है ना, हार्डली 4-5, टाटा, मारुति सुजुकी, हुंडई, होंडा। ठीक है, कुछ फॉरेन कंपनी था वो इंडिया छोड़ के चला गया, लाइक फोर्ड मोटर चला गया, लॉस जा रहा था। ठीक है, वोक्सवैगन, ठीक है, इस तरह का, मतलब जहां पर आपको बहुत ही वेरी फ्यू सेलर दिखेगा, ठीक है, बट लार्ज नंबर ऑफ बायर है, एंड दैट काइंड ऑफ मार्केट इज कॉल्ड ऑलिगोपोली मार्केट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन कैसे बिजनेस वर्ल्ड रेडी होता है। बोलो सर, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सर व्हाट इज मार्केट? मैंने बहुत सारा बात एक साथ कर दिया आपको,
मैंने मोनोपोली समझाने के लिए आपको ड्रीम फोक्स का रिसेंट स्टॉक मार्केट एनालिसिस भी थोड़ा आपको समझा दूंगा कि अगर आपको मार्केट का आइडिया है तो आप स्टॉक मार्केट में भी, फाइनेंशियल मार्केट में भी आइडिया कर सकते हो कि कैसे बिजनेस। अगर किसी को आइडिया देना है कि भाई कोई आपको आके पूछता है, जैसे मुझे मेरा दोस्त लोग पूछते हैं, मेरे रिलेटिव्स में सवाल करते हैं कि बताना तू तो ये सब काम करता है, पढ़ाता है, क्या करने से अच्छा रहेगा। तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये काम करो। मेरे कुछ स्टूडेंट्स लोग जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है, दे ऑल्सो आस्क मी कि सर क्या करने से बेहतर रहेगा। मैं उनको आइडिया देता हूँ, ऐसा नहीं कि वो मेरा आइडिया डिट्टो फॉलो करता है, बट एटलीस्ट मेरे आइडिया से उनको थोड़ा आइडिया मिल जाता है, ठीक है, और उस आइडिया को यूज करके वो अपना बिजनेस को बना लेता है, ठीक है। तो बेसिकली यही फायदा होता है सर आप, ठीक है, और यही आपको एक एज ए कंसल्टेंट, एज ए एनालिस्ट आपको बड़ा करेगा। और क्या बोलो सर, बस इतना मुझे बताओ। बेसिक्स इंट्रो दिया मैंने आपको मार्केट के बारे में, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, जस्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना मतलब इसका डिटेल्स होगा, इसका एक एक करके डिटेल्स बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, लेकिन जस्ट एक रफ आइडिया। बोलो सर, रफ आइडिया क्लियर हुआ कि नहीं? तो किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है। यस सर। ओके सर, हाँ सर। ओके सर, ओके मैम। अच्छा, तो बेसिकली थोड़ा अभी धीरे हो जाना, ठीक है, अब आपको धीरे धीरे एक एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे क्या बताया आपको, जैसे मार्केट क्या है, मार्केट कितना तरह का हो सकता है, मीनिंग ऑफ मार्केट, ऑलरेडी मैं आपको मीनिंग ऑफ मार्केट में इतना सारा बात कर ही रहा था, ठीक है, क्योंकि डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन, अल्टीमेटली आखिर में जाके एक मार्केट, और उसी मार्केट के ऊपर बेस करके आपका प्रोडक्ट सेल होना, जहाँ सेल होगा वहाँ मार्केट बन जाएगा, है ना, जहाँ सेल कम हो जाएगा वहाँ मार्केट खराब हो जाएगा, है ना। हम लोग बात करते हैं ना कि ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बंगाली में भी बोलते हैं कि बाजार भालो जाच्छे ना, इसका मतलब सेल गिर गया है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं सर, ठीक है, क्या रे, मतलब हिंदी में ऐसे बोलते हैं, अरे यार मंदी चल रहा है, मंदी मतलब लाइक मार्केट अच्छा नहीं जा रहा है, ठीक है। बंगाली में भी बोलते हैं मंदी को, बंगाली में बोलते हैं मंदा, ठीक है, तो मंदा जाच्छे, जो लोग प्योर बंगाली जानते हैं दे मस्ट अंडरस्टैंड मंदा, मंदा इन द सेंस रिसेशन, इंग्लिश में बोलते हैं रिसेशन जा रहा है, रिसेशन इन द सेंस कि पहले जिस हिसाब से कोरोना पीरियड में क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों का बिजनेस में बहुत खराब हालत किया था, लेकिन कुछ लोगों का बिजनेस में बहुत अच्छा गया था, जैसे कि जो लोग मेडिकल सप्लायर्स थे, जो लोग स्पेशली जो लोग मास्क बेचा, है ना, 10 का मास्क 100 में बिका सर, ठीक है, जो लोग सैनिटाइजर सेल किया, तो दे मेक ए मार्केट ऑन दैट टाइम, बट 90% बिजनेस जो फेलियर रहा है उस पीरियड में, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। तो पॉइंट इज दैट यू हैव सीन इन चैप्टर 1, मतलब डिमांड, सप्लाई, ये सब हम लोग स्टार्टिंग में आपको मैंने इसीलिए बताया, ठीक है। तो बात कैसा है सर कि गुड्स एंड सर्विस एंड द रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल आर स्कार्स। इकोनॉमिक्स क्या है, हर एक चीज स्कार्सिटी में होता है, गुड्स एंड सर्विस एंड द रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल आर स्कार्स, मतलब गुड्स देख लो, सर्विस देख लो, हर चीज ना स्कार्सिटी में होता है। और मजा का बात समझते हो, स्कार्सिटी का मतलब होता है अभाव। अभाव क्या होता है, मतलब लैग है सर, लैग है मतलब कम है, ठीक है, गुड्स कम है, सर्विस कम है, जो नहीं है वो दो ना, वो देने से ही बिजनेस हो जाएगा। व्हाट इज बिजनेस, जैसे आजकल बंगाल में एक चाल चल रहा है, अपना सीएम जहां भी जा रहे हैं बोल रहे हैं कि क्योंकि बंगाल में जॉब का सिचुएशन खराब है लास्ट 10-20 ईयर्स 30 ईयर्स, तो अपना करंट सीएम जो है वो बता रहा है कि कुछ नहीं तो कम से कम चॉप का दुकान खोल लो, चॉपेट दुकान, ठीक है, तो इसको लेके काफी यूट्यूब में वायरल भी हो रहा है। अब सीएम का ये बात कहना सही है गलत है, दैट्स अ डिफरेंट बात, बट पॉइंट इज दैट कि सीएम के बात को गलत तरीके से लेना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, उनका कहने का तरीका थोड़ा डिमोटिवेटिंग है, मतलब लोग डिग्री बना के, पढ़ाई करके चॉप का दुकान खोलेगा क्या, बट अगर अगर आप अपॉर्चुनिटीज, मतलब अगर आपको प्रॉब्लम में भी, मतलब प्रॉब्लम के अंदर भी आपको अपॉर्चुनिटी नजर आता है ना, इसका मतलब आप एक सक्सेसफुल इंसान का कैरेक्टर होल्ड करते हो। कैसा है, मतलब क्योंकि सीएम बता रहा है, वेस्ट बंगाल का सीएम बता रहे हैं कि कुछ नहीं है तो कम से कम चॉप का दुकान खोलो, मतलब आप समझ लो कि बहुत सारा चीजों का अभाव है, मतलब मार्केट में
बहुत सारा गुड्स का, सर्विसेज का अभाव है, इसीलिए तो जॉब क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो गवर्नमेंट बेसिकली फेलियर है। क्यों? बिकॉज मतलब इलॉजिकल, लेस नॉलेजेबल, ठीक है, जिस बीमारी में बोलते हैं ना अपदार्थ हो, ठीक है, मतलब बेकार लोग सब गदी में बैठा हुआ। अब प्रॉब्लम यही है कि क्योंकि दे हैव लैक ऑफ नॉलेज या फिर दे आर करप्टेड, ठीक है, या तो नॉलेज है करप्शन कर रहा है, या तो मतलब नॉलेज है ही नहीं। अब ऐसा लोग जब ऊपर वाला बन जाए तो नीचे वाला का हालत तो खराब होने वाला है ना। यही एक उपाय होता है बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी ढूंढने का। क्यों? क्योंकि जो है नहीं आप उसको बनाने का कोशिश करो। अगर आप बना दोगे तो वो नीड फुलफिल करने का कोशिश करो। ये इंडिविजुअल लेवल में एक बहुत बड़ा बात है सर, ठीक है। तो वही है सर, स्कार्सिटी इज ऑलवेज देयर, और स्कार्सिटी को जो फुलफिल करने का ताकत रखता है वही मार्केट को समझता है। और जो मार्केट को समझ लिया, जैसे ड्रीम फोक्स ने समझा एयरपोर्ट लॉन्च सर्विस, सिमिलरली अगर आपको कहीं पर लगता है कि चॉप का दुकान बनाना चाहिए, बना लो ना, क्या दिक्कत है। डोंट टेक इट इन अदर वेज, मैं सीएम का बात को कॉपी नहीं करना चाहता, बट अगर कहीं पर चॉप का दुकान खोलने से, ठीक है, किसी का बिजनेस चल सकता है, अच्छा कमा सकता है, तो कमाए। चॉप में थोड़ा सा पाव रोटी डाल के बड़ा पाव बना लो, ठीक है, बड़ा पाव को स्पेशल पैकेज करके जोमेटो के साथ टाई अप करके डिलीवरी कर दो, व्हाटएवर आप चाहो तो कर सकते हो। सो मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मतलब अगर किसी को करना है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल ट्राई करना है, दे कैन डू दैट। तो पॉइंट इज व्हाट, स्कार्सिटी इज एवरीवेयर, और स्कार्सिटी मतलब अभाव में प्रॉब्लम सॉल्व करना इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। सो यू हैव कम अक्रॉस सम गुड्स व्हिच आर फ्री एंड हैविंग जीरो प्राइसेस। ऐसा भी कुछ चीजें होते हैं जो फ्री में मिलता है या फिर जिसका कोई दाम नहीं है, वी नीड टू मेक एनी पेमेंट फॉर देम, मतलब हमें उसके लिए कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ता। एग्जाम्पल एयर, सनलाइट एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड फ्री गुड्स, है ना। क्या हमें एयर खरीदना पड़ता है? अभी तक तो नहीं, बट अगर हम लोग एनवायरनमेंट को खराब करते जाएंगे डेवलपमेंट के नाम पे, ठीक है, ये भी एक तरह का करप्शन है, ठीक है। डेवलपमेंट के नाम, डेवलपमेंट मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड़ काटो, ठीक है, पेड़ काटने के साथ साथ पेड़ को लगाओ भी, और उतना काटो जितना जरूरी है। और एक मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब मन मर्जी कर लेते हैं, गवर्नमेंट भी पागल है, चोरा कारोबारी को भी संभाल नहीं पाते सिर्फ पैसे के चक्कर में। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट एक बार होवे कभी ना जावे, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एयर क्वालिटी खराब क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे सिटी में पेड़ पौधा कम हो जाते हैं, वाटर बॉडीज कम हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली, और साथ में जब पोल्यूशन होगा, कार चल रहा है, ठीक है, मतलब पोल्यूशन के लिए कितना सारा घर घर में एसी है ना। एसी जरूरत के हिसाब से यूज करना चाहिए, ठीक है, मतलब टू मच एसी, ठीक है, पेड़ काट के सिर्फ एसी लगाओ गर्मी से बचने के लिए, ये कोई तरीका नहीं है सर। सस्टेनेबल मतलब ये ओवरऑल हर एक चीज देखना है। अब एनवायरनमेंट को खराब करके डेवलपमेंट का जो सोचते हो ना, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है सर। एनवायरनमेंट को सस्टेन करके जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उससे डेवलपमेंट कहते हैं सर। इस बात का ध्यान रखिएगा कि मतलब इंडस्ट्री होने से ही डेवलपमेंट नहीं है। इंडस्ट्री उतना जरूरी है जितना एग्रीकल्चर भी, मोर देन दैट। इवन इंडस्ट्री ना भी तो चलेगा, बट एग्रीकल्चर सर्वाइव होना और जरूरी है, क्योंकि खाने को मिलेगा तब जाके बाकी चीज होगा। अब शायद थोड़ा सा साउंड नेगेटिव है, बट बात को समझिएगा, मैं इंडस्ट्री के अगेंस्ट में थोड़ी ना बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक बैलेंस करके चलना चाहिए। तो जो भी हो, मैं इसलिए बोला क्योंकि एयर क्वालिटी, अभी देखो ना, विंटर आ रहा है, और विंटर में हमारे देश में बारिश का हालत खराब है। विंटर में इंडिया में बारिश नहीं होता, स्पेशली इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कोलकाता का एयर पोल्यूशन हालत देख लेना, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी हालत खराब होना चालू हो चुका है सर। यहाँ पर एयर क्वालिटी का दिखाता है, अगर कभी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, एयर क्वालिटी कितना खराब हो जाता है सर। सो अगर एयर क्वालिटी खराब हो जाएगा तो फिर एयर भी खरीदना पड़ सकता है। हाँ, देखोगे कि लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर कंधे में लेके चल रहे हैं, जो भी हो। लेकिन करेंटली इतना अच्छा दिन चल रहा है कि एयर, सनलाइट, ये सब फ्री में मिलता है। दीज आर कॉल्ड फ्री गुड्स। नाउ फ्री गुड्स बीइंग abundant in supply do not have scarcity and need not cost to obtain them। इसको लेने के लिए या पाने के लिए हमें खर्चा नहीं करना पड़ता। इन कॉन्ट्रास्ट इकोनॉमिक गुड्स आर स्कार्स। जिस चीज का मार्केट में दाम मिलता है उसको हम लोग इकोनॉमिक गुड्स कहते हैं।
और उसका दाम क्यों मिलता है? क्योंकि वो कमती है, क्योंकि वो अभाव में है, ठीक है, इन रिलेशन टू देयर डिमांड एंड हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यही तो एक बिजनेसमैन को बिजनेसमैन बनाता है। सो अनलाइक फ्री गुड्स, they are exchangeable in the market and command a price. So what do we understand by the term price and why do people pay a price? लोग क्यों दाम देते हैं? जो है नहीं उसको पाने के लिए लोग दाम देते हैं, जो इंसान को चाहिए होता है। अब यार से एक बात याद है, अब लोग धीरूभाई अंबानी को जानते हो? हाँ सर, वो इस धीरूभाई अंबानी, सर मुकेश अंबानी का पापा। अब धीरूभाई अंबानी का जो बेटा है मुकेश, मुकेश अनिल, मुकेश का बेटा क्या नाम है भूल गया सर, अभी तो वो लोग तो टाइकून नहीं बना, बट मुकेश अंबानी का जो बेटा है, मतलब जो धीरूभाई अंबानी का, क्या बोलेंगे सर उसको, मतलब नाती या पोता, ठीक है पोता बोल सकते हैं हम लोग, है ना, बंगाली में नाती बोलते हैं, हिंदी में पोता बोलते हैं, ठीक है, मतलब ग्रैंडसन, ठीक है। अब धीरूभाई अंबानी अपने ग्रैंडसन को बता रहे हैं, ठीक है, बिजनेस का नॉलेज दे रहा है। क्या नॉलेज दे रहा है सुनो, एयर फ्री में मिलता है। बेलून का बिजनेस समझते हो सर? बेलून, बेलून जानते हो ना सर? बेलून का एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर। बेलून में क्या भरा जाता है सर? नॉर्मल बेलून का क्या दाम होता है अगर आप नॉर्मल में खरीदो तो? 5 টাকা। नॉर्मली अगर मतलब जिसमें हवा नहीं भरा होता है, एक एक पीस 5 টাকা। है सर। हाँ, एक है। सिंगल पीस 5 টাকা, लेकिन इसमें हवा भर दोगे तो कितने में बिकेगा? 10 টাকা। मोर देन दैट सर। मैं रिसेंटली दुर्गा पूजा के टाइम पे घर पे बच्चे के लिए लेके गया था, कुछ बच्चे लोग हैं, तो एक एक बलून 20 টাকা में, ठीक है। अब बात ऐसा है सर, इसका प्राइस है 5 টাকা, इस पे आप भरते क्या हो सर? ये जो गोल गोल फूल जाता है, इसमें क्या भरते हो सर? हवा। सर हीलियम। अच्छा, अरे हीलियम वो तो उड़ता है जो वो वाला, नॉर्मल बैलून का बात कर रहा हूँ। हीलियम छोड़ो, हीलियम की कॉस्ट आएगा। नॉर्मली क्या भरते हो? हवा भरते हो हवा ना? ही भर रहे थे। बस हवा ही भरते हैं ना। तो 5 टाका के बैलून में आपने एयर पुट किया, एयर आपने उसमें डाला, तो पांच के चीज में एयर डाल के उसका दाम 20 टाका हुआ। पर प्रॉफिट कितना? 15 रुपीज पर बैलून। व्हाट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर? आप एक ऐसा चीज का बिजनेस कर रहे हो, बैलून का बिजनेस, जिसका रॉ मटेरियल फ्री है। ये भी तो एक अपॉर्चुनिटी है ना सर, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। धीरूभाई अंबानी अपने ग्रैंडसन को ये सीख दिया था कि हमेशा कोशिश करना इस तरह से सोचने का, कॉस्ट कैसे कम करे तभी प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। तो सोचोगे तो बहुत बड़ा सीख है सर, ठीक है। चाहे किसी का भी दादाजी किसी को भी दे, बट इट्स रियली इंटरेस्टिंग आइडिया, ठीक है, ये बैलून बिजनेस, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट तो समझ में आ गया आपको। अब क्यों मैंने ये सब बताया? क्योंकि आखिर में एट द एंड ऑफ द डे लोग क्यों दाम पे करता है? बिकॉज जो उसके पास है नहीं उसी के लिए। अब बैलून का जो फुला हुआ चीज होता है, जो हवा में उड़ता है या फिर जो घर पे सजाने में अच्छा लगता है, वो बच्चे लोग को अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई वी पे प्राइस फॉर दैट। सो इन कॉमन पैरामीटर्स प्राइस क्या है? प्राइस सिग्निफाइज द क्वांटिटी ऑफ मनी नेसेसरी टू एक्वायर ए गुड और सर्विस। सो प्राइस कॉनोट्स मनी वैल्यू। हम जो उसी चीज का दाम देते हैं जिसका एक वैल्यू होता है, दैट इज अ परचेसिंग पावर। मतलब अगर आपका खरीदने का ताकत हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, चाहे वो आईफोन हो या बैलून, of an article expressed in terms of money. In other words, price express the value of a thing in relation to money. That is quantity of money for which it will be exchanged. The value in exchange or exchange value, according to Ricardo एक famous economist रहा है, means a command over commodities in general or power in exchange over purchasable commodities in general. तो क्या मतलब हुआ सर इसका? मतलब what is price? Price मतलब value in exchange। किसी भी चीज के बदले में आप जो पे कर रहे हो, उसका जो दाम आप दे रहे हो, ठीक है। और आप किस चीज का दाम देते हो? जिस चीज का आपको जरूरत है और जो मार्केट में अभाव है। अगर वो अभाव नहीं होता आप कभी भी दाम नहीं देते।
ठीक है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे मानो कि हम लोग देखते हैं, हम लोग ऐसे बात करते हैं, सब्जी मार्केट में सुबह सुबह जाओ, ग्रोसरी मार्केट में जाओ, इतना ऐसा ऐसा दाम बोलता है, दिमाग खराब हो जाता है। आलू 50 टाका किलो, हाँ टमाटर 80 टाका किलो, ठीक है, ऐसा ऐसा बात करता है। सब्जी, एक बैग सब्जी खरीद के लाओ 500 टका खर्चा हो जाता है। फिर हम लोग घर पे आके बोलते हैं पता है कितना दाम है, कितना दाम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सर कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, जिस हिसाब से मार्केट में डिमांड है, उस हिसाब से सब्जी का प्रोडक्शन कम है, इसीलिए मार्केट में डिमांड सप्लाई गैप है और बीच बीच में दाम ऐसा बढ़ जाता है। जिस चीज का मार्केट में सप्लाई अच्छा होता है उसका दाम कम रहता है। अगर कल ऐसा देखोगे कि मार्केट में आलू प्रोडक्शन कम हो गया ड्यू टू एनी रीजन, आलू भी 200 टका किलो में खरीदना पड़ सकता है। श्रीलंका में ऐसा हुआ है सर, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट लोगों को जो जरूरत है, लेकिन वो जरूरत का चीज अगर लोगों के पास नहीं है, लोग उसके लिए जो पे करते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइस, और वो जो प्राइस पे करता है दैट इज वैल्यू इन एक्सचेंज, और एक्सचेंज वैल्यू अकॉर्डिंग टू रिकार्डो means a command over commodities in general or power in exchange over purchasable commodities in general. That is in simple concept. ठीक है। So we need to distinguish between two important concepts, namely value in use and value in exchange. So value in use refers to usefulness or utility. उस चीज का जरूरत आपके लिए कितना है, that is the attribute which a thing may have to satisfy human needs. Value in exchange or economic value is the amount of goods and service which we may obtain in the market in exchange of a particular thing. It is measured by the amount someone is willing to give up in the other goods and service in order to obtain a goods or service. In a market economy, the amount of currency, for example dollar, rupees, is the universally accepted measure of economic value. है ना, हम लोग आजकल यही तो करते हैं, एक कॉमन एक्सेप्टेंस करते हैं। एक जमाना था जब क्या चलता था, किसी भी चीज के बदले किसी चीज को लिया दिया जाता था, है ना। आपके पास चाल है तो मेरे पास डाल है, तो मैं आपको डाल दूंगा, आप मेरे को चाल दे देना, ठीक है। मेरे पास हाथी है, आपके पास घोड़ा है, आप मेरे को घोड़ा दे देना, मैं आपको हाथी दे दूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें मेजरमेंट थोड़ा एक्यूरेट नहीं होता। इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहता है, ठीक है। आजकल भी बार्टर सिस्टम चलता है, ऐसा नहीं कि बार्टर सिस्टम चला गया, आजकल भी ऐसा होता है, बदले में एक्सचेंज होता है टिल नाउ, बट बहुत ही कम लेवल पे होता है। बट स्टिल हम लोग क्या पे करते हैं, कॉमन पैरेलेंस में हम लोग करेंसी पे कर देते हैं। मजा का बात है सर, इंडिया ने डिजिटल करेंसी बना लिया सर, आप लोगों को पता है, कल का खबर है, आज ही मार्केट में खबर आया, इंडिया ने डिजिटल करेंसी बना लिया। मतलब हमारे पॉकेट में जो नोट्स है या जो भी पॉकेट में पैसा है, अब से ये सारा नोट्स डिजिटल कॉन्सेप्ट में यूज हो जाएगा। अभी देरी होगा, अभी ये पायलट रन चलेगा, मतलब देखेगा गवर्नमेंट की किस तरह से सक्सेसफुल होगा, क्योंकि पहले वो गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर काम करेगा, उसके बाद धीरे धीरे डिजिटल करेंसी आम आदमी के अंदर फैल जाएगी। मतलब कहीं पर 5 टका देना हो, जस्ट मोबाइल, इंटरनेट का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ अकाउंट बना के मोबाइल के थ्रू से मोबाइल के अंदर बैंक टू बैंक ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये यूपीआई ट्रांसफर वगैरह से भी और बेहतरीन उपाय हो जाएगा। और इट्स लाइक 2000 रुपीज का जैसे गवर्नमेंट नोट है ना, 2000 का डिजिटल करेंसी आपके पास है, ठीक है। मतलब सारा चीज डिजिटल हो जाए। अब देखो क्या होता है, कभी आपके मन में डिटेल्स में बात करूंगा डिजिटल करेंसी के बारे में। सो वट एवर डे बाई डे सोसाइटी इकोनॉमिक सब डेवलपमेंट कर रहा है, और इस तरह से ये वैल्यू पेमेंट समथिंग जो एक्सचेंजेबल वैल्यू देना, ये सब चीजें एक ऑटोमेटिक टाइम टू टाइम बढ़ रहा है, जो मार्केट को और एक्सेसिबल कर रहा है, ठीक है। नाउ मैं आपको मार्केट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करूंगा। जैसे मैं आपको बहुत हाई फाई बात स्टार्टिंग में कर लिया, मतलब कंपटीशन के बेसिस में, बट व्हाट इज मार्केट? सर मार्केट इज ऑल अबाउट बायर एंड सेलर। मार्केट में क्या रहता है, बायर होता है, सेलर होता है, प्रोडक्ट होता है, सर्विस होता है। मार्केट में बार्गेनिंग फॉर ए प्राइस होता है ना, आप दाम के लिए बार्गेन कर सकते हो। नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस एंड वन प्राइस फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस एट ए गिवन टाइम। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे हर प्रोडक्ट का या सर्विस का एक क्या होता है सर, एक रीजनेबल प्राइस होता है, वन प्राइस फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस एट ए गिवन टाइम, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एट ए टाइम एक ही चीज का 2-3 दाम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 500 है तो 500 है, हाँ बार्गेन कर सकते हैं, 500 का चीज 450 में लेने के लिए बार्गेन जरूर कर सकते हैं, वो मार्केट का कैरेक्टर है। बट एक ही टाइम पे एक प्रोडक्ट का या एक सर्विस का एक पर्टिकुलर दाम जरूर होगा, ठीक है। एक ही चीज 2-3 दाम में नहीं बिकना चाहिए, ठीक है। हाँ, बार्गेन पावर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट आई होप यू अंडरस्टैंड वन प्राइस फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस एट ए गिवन टाइम, दैट इज एलिमेंट ऑफ मार्केट।
अब मार्केट को ना अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया वाइज, टाइम वाइज, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन वाइज, रेगुलेशन वाइज, वॉल्यूम ऑफ कंपटीशन वाइज, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस वाइज एज वेल एज टाइप ऑफ कंपटीशन वाइज। मजा का बात क्या है कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में जिस मार्केट को जानते हैं सर, दैट इज कंपटीशन वाइज, यही मेनली हम लोग का पढ़ाई का एरिया है, दैट इज आवर सिलेबस का। तो अगर जियोग्राफिकल मार्केट, टाइम, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, रेगुलेशंस के बेसिस पे क्या ये हमारा पार्ट नहीं है? नहीं सर, इसके बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा कुछ नहीं बताता। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। जैसे जियोग्राफिकल एरिया वाइज मार्केट क्या होता है? जियोग्राफिकल एरिया वाइज मार्केट जैसे कि लोकल मार्केट हो सकता है ना, रीजनल मार्केट हो सकता है, नेशनल मार्केट हो सकता है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, आपका लोकल मार्केट, मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ मार्केट के बारे में बात कर रहा था, फल का, फ्रूट्स का मार्केट, फिश का मार्केट, ठीक है। तो व्हेन बायर एंड सेलर्स लिमिटेड टू लोकल एरिया और रीजन, जो अपने आप को लोकल एरिया के अंदर ही रखता है, ठीक है, द मार्केट इज कॉल्ड अ लोकल मार्केट। जनरली हाईली पेरिशेबल गुड्स, बल्कि आर्टिकल्स पेरिशेबल लाइक सब्जी, दूध वगैरह, ये लोकल मार्केट से लोग लेते हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हिच ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज अनइकोनॉमिकल, कमांड ऑफ लोकल मार्केट, मतलब जो बाहर से लाना पॉसिबल नहीं है उसके लिए लोग लोकल मार्केट को एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब अपने डेली का खाना, सब्जी, है ना, ये सब चीजों के लिए दूध, अंडा, ये सब जो हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं, कौन सा मार्केट एक्सेस करते हो? ऑब्वियसली लोकल मार्केट एक्सेस करते हैं, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। फॉर एग्जांपल, लोकली सप्लाइड सर्विस सच एज दोज हेयर ड्रेसर्स, रिटेलर्स, नैरो कस्टमर बेस, ठीक है, इसमें कस्टमर बेस थोड़ा नैरो होता है, बिकॉज आप सिर्फ लोकल कस्टमर के बेसिस में ही अपना बिजनेस चला सकते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कस्टमर बेस थोड़ा नैरो होगा। से फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं केस्टपुर एरिया में रहता हूँ, सॉल्ट लेक केस्टपुर एरिया में, कोई सॉल्ट लेक में रहता है, कोई न्यू टाउन में रहता है, ठीक है, कोई लेक टाउन में रहता है। बात समझना सर, अगर कोई एरिया वाइज अपना दुकान खोलता है और अपना कस्टमर बेस बनाना चाहता है, चाहे वो कोलकाता में हो, आउट ऑफ कोलकाता हो, जहां पर भी हो, तो आप अगर लोकल मार्केट को अपना बिजनेस के लिए सोचते हो तो आप एक इकोनॉमिक एनालिसिस करो, ठीक है। से फॉर एग्जांपल, आप एक कपड़ा दुकान खोलना चाहते हो अपने लोकेलिटी में, ध्यान से सुनो। जैसे ये विधाननगर केस्टपुर एरिया है, ये सॉल्ट लेक जो टाउन प्लानशिप, मतलब प्लानिंग टाउनशिप है, ये केस्टपुर एरिया है जो अनप्लैंड है, ये न्यू टाउन एरिया है जो प्लान टाउनशिप है, ठीक है। अब मानो आप लोग अपने अपने एरिया में दुकान खोलना चाहते, से फॉर एग्जांपल कोई सॉल्ट लेक में एक क्लोथ स्टोर खोलना चाहते, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि भाई सॉल्ट लेक में अगर मैं कपड़ा का दुकान खोलूंगा तो मैं कितना कस्टमर अट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि कपड़ा लोग खरीदने के लिए नॉर्मली लोकल दुकानदार के पास ही जाते हैं, दैट्स अ प्रैक्टिस, ठीक है। सब्जी खाने के लिए लोग लोकल दुकानदार के पास ही नॉर्मली जाते हैं। कोई ऐसा नहीं करेगा कि सब्जी, डेली का सब्जी लाने के लिए यहाँ से बड़ा बाजार जाएगा या सियालदा जाएगा, ऐसा नहीं करता है सब, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट कि अगर आप लोकल एरिया में अपना दुकान बनाना चाहते हो तो आप देख लो कि आपका लोकल कस्टमर बेस कितना हो सकता है, ये आपकी बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत वाइटल होता है। अगर आप गांव में दुकान देना चाहते हो तो देख लो कि आपका जो गांव है, उस गांव में आप कितने कस्टमर को कैटर कर सकते हो। इससे आप एनालिसिस कर सकते हो कि आप कितना पैसा कमा सकते हो, आप कितना कैपिटल बना सकते हो। यू कैन इजीली एनालिसिस दिस काइंड ऑफ थिंग्स इफ यू हैव एन आइडिया ऑफ मार्केट। लेकिन अगर ये बात भी है, जैसे मानो कोई अपना दुकान कोलकाता में रखता है और कोई अपना दुकान मानो किसी लोकल गांव में रखता है, तो कोलकाता में एक सुविधा क्या है, यहाँ पर कोलकाता का जो लोकल लोग है उनको छोड़ के भी बाहर का लोग भी इस सिटी में आके रहते हैं, है ना, चाहे वो कोलकाता हो, दिल्ली हो, मुंबई हो। ऐसे मार्केट में आपको लोकल कस्टमर को छोड़ के भी बाहर का लोगों का आना जाना दिखता है। क्यों? बिकॉज बिग सिटी, यहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल कोचिंग, ठीक है, बहुत सारे जॉब, ये सब के कारण क्या होता है, सिटी में ओवर क्राउड होता है। और इस ओवर क्राउडिंग के लिए कोलकाता में अगर किसी का शॉप है तो उनको लोकल मार्केट के अंदर भी एक एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने गांव में कहीं पर भी दुकान खोलते हो, वहां पर आपको सिर्फ गांव का लोग ही मिलेगा, बाहर का लोग का एक्सेस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई गांव टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है, जैसे आजकल हमारे बंगाल के अंदर अगर मैं गांव का बात करूं, कुछ लोग सर नॉर्थ बंगाल में जाते हैं, सर नॉर्थ बंगाल में गांव है सर, विलेज एरिया, बट दैट्स ए टूरिस्ट एरिया, ठीक है। तो अगर गांव साइड में होम स्टे वगैरह हो रहा है तो वहां पर लोकल लोगों के लिए, बाहर का लोग आके हिल एरिया में रहते हैं तो उनके लिए एक लोकल मार्केट, टूरिस्ट मार्केट रेडी हो जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो लोकल मार्केट को बहुत सारा सेंस में बात किया जा सकता है। What is regional market? The regional markets cover a wide area such as few adjacent cities
पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, मतलब आपका थोड़ा मार्केट एरिया बड़ा है, ठीक है। क्लस्टर ऑफ स्टेट, द साइज ऑफ मार्केट इज generally large and the nature of buyers may vary in their demand characteristics. Say for example यहाँ पर बोला है कि मेखला चादर ट्रेडिशनल असमी साड़ी है सब, ठीक है, इज प्राइमरीली ओन्ड बाय वुमेन इन आसाम एंड एडजॉइनिंग एरियाज। मैं आपको बंगाल के बारे में बताता हूँ, ठीक है, नॉट जस्ट इन बंगाल, इंडिया में हर एक स्टेट का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर कपड़ा का मार्केट का अगर मैं बात करूँ, रीजनल मार्केट इन द सेंस कुछ एरिया होता है जहाँ पर कपड़ा बनता है। जैसे बांग्लादेश का अगर मैं बात करूँ, बांग्लादेश में एक टाइप ऑफ कपड़ा बनता था ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, आज भी बनता है। जैसे जो लोग बंगाली हैं दे मस्ट नो बिकॉज वो सेम थिंग वेस्ट बंगाल में भी चलता है। एक बहुत फेमस कपड़ा है सर, जामदानी बोलते हैं, ठीक है, कुछ लोग इसको ढाकाई जामदानी भी बोलते हैं। अब ढाकाई जामदानी नाम ही हो गया सर, मतलब ये टाइप ऑफ साड़ी है, ठीक है, जो नॉर्मली हमारे देश के औरत लोग पहनते हैं। काफी महंगा होता है सर ढाकाई जामदानी, इसका जो कपड़ा का क्वालिटी होता है, ठीक है। ढाकाई जामदानी मैंने जस्ट यहाँ पर सर्च किया, आप देखो ढाकाई जामदानी साड़ी मेरे सामने आ रहा है, जस्ट लुक एट। ये देखने में कुछ इस तरह का होता है जो बेसिकली कॉटन बेस्ड होता है, तांत बेस्ड होता है, और इसका लुकिंग कुछ इस तरह का होता है। आप देख सकते हो एक साड़ी का दाम यहाँ पर बता रहे 3,500 के आसपास, ठीक है, 10,000 का भी होता है, ठीक है, 10,000 का भी साड़ी होता है। सो व्हाट इज द पॉइंट? अब ढाकाई जामदानी का मार्केट कितना बड़ा हो सकता है सोचो। जो ढाकाई जामदानी का मैन्युफैक्चरिंग जानता है वो रीजनल मार्केट ले सकता है। अब उनके लिए रीजनल मार्केट बेस कितना बड़ा हो सकता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनका रीजनल मार्केट बेस कितना बड़ा हो सकता है। बांग्लादेश तो है ही, बांग्लादेश में भी लोग साड़ी पहनते हैं, स्पेशली मतलब लोग इन द सेंस औरत लोग, ठीक है। बांग्लादेश के साथ साथ वेस्ट बंगाल, आसाम, ठीक है, दे ऑल्सो लव। अच्छा, आसाम का भी अलग अलग कपड़ा का डिजाइन है, ठीक है, जो असमीज लोग पहनते हैं, ठीक है। इधर अच्छा त्रिपुरा भी बंगाली एरिया है, ठीक है, बंगाल तो बंगाली एरिया है ही। सो मोटा मोटी ढाकाई जामदानी का मार्केट एरिया कितने लोगों के अंदर फैल सकता है सर? आपका कस्टमर बेस कितना बड़ा हो सकता है, पॉपुलेशन एरिया? सर वेस्ट बंगाल में 10 करोड़ लोग रहते हैं, बांग्लादेश में 16 करोड़ लोग रहते हैं, त्रिपुरा में ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, ठीक है, 1.5-2 करोड़ के आसपास, 1.5 आई थिंक, ठीक है, करोड़ होगा कि नहीं पता नहीं सर, कुछ 80-90 लाख आई थिंक। त्रिपुरा में लोग कम है, छोटा सा स्टेट है सर, ठीक है। अच्छा, तो मोटा मोटी आपके पास करीब 25 करोड़ का ओवरऑल कस्टमर बेस है, जिनमें से औरत 50% है, मतलब 12 करोड़, उसमें से मतलब ये वोमेन है, मतलब लेडीज है, लेडीज में से कपड़ा पहनने वाले लेडीज, आप हिसाब लगा लो, कपड़ा पहनने वाले लेडीज अगर 12 करोड़ का 50% नहीं, थोड़ा सा और कम कर देते हैं, चलो 30%, ठीक है, मतलब 12 का 30%, मतलब करीब 4-5 करोड़ का कस्टमर बेस है ढाकाई जामदानी का। आई होप यू अंडरस्टैंड। हेलो, सिमिलरली जैसे बिहार में एक ऐसा चांदेरी बोल के एक सिल्क होता है, ठीक है, चांदेरी सिल्क। साउथ इंडिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ सिल्क मिलता है, जैसे मुझे कुछ नाम याद आ रहा है सर, जैसे महाराष्ट्र में कोल्हापुरी जूता होता है, ठीक है, सिमिलरली साउथ में बैंगलोर सिल्क होता है, ठीक है, चेन्नई सिल्क होता है, ठीक है, कोयम्बटूर सिल्क होता है, ठीक है, स्पेशल वे में बनाया जाता है सर। तो हर चीज का, उड़ीसा में भी एक स्पेशल टाइप ऑफ साड़ी होता है, भागलपुर में भागलपुर सिल्क होता है, उड़ीसा में ओडिया स्टाइल में भी काफी सारा कपड़ा होता है, सारा नाम अभी याद नहीं आ रहा है सर, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज कॉल्ड रीजनल मार्केट। मैं साड़ी से एग्जांपल दिया, बट अगर आप इसको समझना चाहो तो आप किसी भी प्रोडक्ट से समझ सकते हो कि आप रीजन के बेसिस में बिजनेस करना चाहोगे तो वो रीजनल मार्केट आपके अंदर आएगा। तो सर समझ में आ रहा है आपको? हेलो, अब इकोनॉमिक्स का मैटर को समझो। जब कोई बंदा बिजनेस करने का सोचता है तो उसका बिजनेस आइडिया लोकल मार्केट में रहेगा कि रीजनल मार्केट में जाएगा, उसको उसकी इस नॉलेज के हिसाब से सोचना पड़ता है, तभी आप बड़ा सोच सकते हो, ठीक है। बड़ा सोचने का क्या तरीका होता है, ठीक है, आप सोचो कि आप कौन सा मार्केट एरिया को लेना चाहते हो। अब देखो, ढाकाई जामदानी बंगाली जितना मतलब पैशन के साथ और फैशन के साथ पहनते हैं, क्या ढाकाई जामदानी महाराष्ट्र में लोग पहनेगा इतना पैशन के साथ या फैशन के साथ? कभी कभार जो ट्राई करना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है। महाराष्ट्र का लोगों का अपना स्टाइल है, वो अपना ट्राई करेगा, यूपी वाले लोग अपना स्टाइल करते हैं, कश्मीर के लोग अपना स्टाइल करते हैं, है ना। जैसे कश्मीर में जो कश्मीरी चादर होता है ना, कश्मीर का भी काफी सारा अलग अलग टाइप ऑफ ड्रेसेस होता है, तो कश्मीर के लोग उतना पसंद करते हैं। बट हाँ, कश्मीर का जो पश्मीना होता है, ठीक है, पश्मीना जानते हो,
पश्मीना एक चादर होता है, एक ऐसा भेड़ी से होता है जो पश्मीना चादर बनाया जाता है। मैं जितना जानता हूँ, कि ज्यादा नहीं जानता सर, कि कहा जाता है कि वो ऐसा भेड़ा मतलब जो गोट या फिर शीप जो होते हैं सर, वो ठंड के टाइम पे ऊपर से नीचे आता है और गर्मी के टाइम पे नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। और इस पीरियड में उनका जो जो उसके शरीर में जो रोम पैदा होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ऐसे गोट या सीप से जो मिलता है सर, उससे पश्मीना बनाया जाता है, ठीक है। तो दैट्स थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ होता है। मैं कहीं पर सुन रहा था एक आर्टिकल में। सो ये टाइप्स है। अब ये रीजनल मार्केट ऑब्वियसली लद्दाख एरिया ले लेगा, श्रीनगर एरिया, कश्मीर एरिया ले लेगा, ठीक है। लेकिन साथ में थोड़ा बाहर का मार्केट को भी लेता है, क्योंकि जब भी ठंड पड़ता है ना, कश्मीर के लोग, आजकल थोड़ा कम हो गया है, बट आगे आगे क्या होता था, कश्मीर के लोग अपने कोलकाता में अलग अलग शहरों के गली में देखने में आता था, कश्मीरी शॉल लेके अपना बिजनेस के लिए आ जाता। सो व्हाट इज द पॉइंट, रीजनल मार्केट इस तरह से बनता है, ठीक है। नेशनल मार्केट मतलब आपका चीज पूरा इंडिया भर में चल रहा है। जैसे मानो कि आप लोगों का जो सीए कोर्स है, जो सीएमए कोर्स है, ठीक है, ये सब क्या नेशनल लेवल में चलता है ना, सीए, सीएमए, सीएस, नॉट जस्ट नेशनल मार्केट, इवन इंडिया के बाहर सीए का एग्जाम और भी 15 कंट्रीज में होता है, सीएमए का एग्जाम इंडिया के बाहर और भी 10-12 कंट्री में एग्जाम कॉन्टेक्ट होता है, सीएस का भी, ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट बट कि जो मार्केट नेशनल लेवल के लिए तो है ही, ठीक है, आप सीए बन के कहीं पर भी काम कर सकते हो, आप सीएमए बन के कहीं पर भी काम कर सकते हो, सीएस बनने के बाद भी आप कहीं पर भी काम कर सकते हो, इवन आउट ऑफ इंडिया भी, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया भी, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत डिमांड है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का तो हाईफाई डिमांड है। आजकल कॉस्ट अकाउंटेंट का भी डिमांड बहुत बढ़ रहा है, और सीएस भी इंडिया के बाहर भी जा रहा है सर आजकल, ठीक है, क्योंकि इंडिया के सीए में काफी पोटेंशियल माना जा रहा है। सो दैट्स व्हाई अनटैप एरिया जो है उनको इजीली रिकवर करता है। इंटरनेशनल मार्केट, जो इंटरनेशनल जैसे अमेजन वगैरह क्या कर रहा है, इंटरनेशनली अपना बिजनेस कर रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा और एरिया में सोचे, जैसे गोल्ड का मार्केट, सिल्वर का मार्केट, ये पूरा दुनिया भर में बिक जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये जस्ट अ जियोग्राफिक बेसिस में आपको मैंने मार्केट समझाया, टाइम के बेसिस में भी मार्केट होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, ठीक है, कम दिनों के लिए सीजनल बिजनेस, या सर जो डेली मॉर्निंग में जो बिजनेस होता है, जैसे जो सुबह सुबह जो दूध का मार्केट होता है वो कुछ घंटे के लिए होता है ना, वेजिटेबल मार्केट फॉर फ्यू आवर्स, ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड में इट्स लाइक जैसे मानो कि किसी पर्टिकुलर मार्केट है जो ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, ठीक है, कुछ हफ्ता चला, लाइक मेला वगैरह बैठता है, ठीक है, नहीं मेला वगैरह तो वेरी शॉर्ट में ही आ जाएगा, तो सीजनल हो सकता है, ठीक है, बट इट्स टाइप मतलब जो शॉर्ट पीरियड में, ठीक है, इन मतलब ये जैसे longer than very short period. In this period, the supply output may be increased by increasing the employment of variable factors with a given fixed factor and state of technology. मतलब ऐसा मार्केट जो ज्यादा लंबा दिन तक नहीं चलता, एक सीजन पे कभी कुछ जरूरत हुआ चला फिर बंद होता है, दिवाली के टाइम पे कुछ मार्केट चलता है इस टाइम पे। लॉन्ग पीरियड जो लंबा चलेगा, वेरी लॉन्ग पीरियड जो और लंबा खींचेगा, ठीक है, जो पॉपुलेशन के बेसिस पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे भी मार्केट चलता है। जैसे स्टॉक मार्केट में दो मार्केट होता है, एक स्पॉट मार्केट और कैश मार्केट भी बोला जाता है, और एक फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट भी बोला जाता है। स्टॉक मार्केट में ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। और फ्यूचर मार्केट क्या है, जो स्टॉक का वैल्यू कल क्या होगा उस पर पैसा लगाना होता है, इसको फ्यूचर मार्केट बोलते हैं, ठीक है। और कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट मतलब अभी मार्केट में जो दाम चल रहे हैं उसके बेसिस में खेलना होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्टॉक का एग्जांपल दे रहा था ड्रीम फोक्स का, तो मैं उसी से आपको एग्जांपल फिर से दे सकता हूँ। स्पॉट मार्केट में अगर आज आपको ये शेयर खरीदना है ड्रीम फोक्स का, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि से फॉर एग्जांपल आप आज स्टॉक मार्केट से ड्रीम फोक्स का शेयर बाई करना चाहते हो। से फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मैं 100 शेयर 407 जगह करके खरीदूंगा, एंड यू आर बुलिश अबाउट द मार्केट, मतलब आपको लगता है कि 407 से ये शेयर 450 में जाएगा, ठीक है, और आप एक महीने के लिए इसको होल्ड करना चाहते हो। तो 407 से 450 मतलब पर शेयर में आपने 43 का प्रॉफिट, मतलब 100 इंटू 43 इज ऑलमोस्ट 4300, है ना। तो 4300 आप एक मंथ में प्रॉफिट कर लोगे ड्रीम फोक्स के शेयर में। इसको बोलते हैं सर स्पॉट मार्केट ट्रांजैक्शन या कैश मार्केट ट्रांजैक्शन। अब आपके मन में चल रहा है सर ये तो इजी है, स्पॉट या कैश मार्केट। सो व्हाट इज फ्यूचर मार्केट ट्रांजैक्शंस इन स्टॉक मार्केट? सर इसको इक्विटी डेरिवेटिव कहा जाता है। नाउ व्हाट इज दिस?
इक्विटी डेरिवेटिव दो तरह से चलता है सर। से फॉर एग्जांपल ये 407 का शेयर है ना, आपको लगता है कि ये शेयर 407 से 400 में चला जाएगा विद इन 1 वीक, या फिर आपको लगता है कि 407 का शेयर 420 में चला जाएगा। अब आप चाहते क्या हो, आप इसमें पैसा लगाओगे लेकिन फ्यूचर में, प्रेजेंट मार्केट में नहीं। अगर फ्यूचर में 407 का शेयर 420 में जाता है तो आपका जो गेन होगा उतने का आप गेन कर देना। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 407 का शेयर अगर नीचे भी आता है, 400 में भी आता है, आपका ये, इसको बोलते हैं बियरिश, ठीक है, इसको बोलते हैं बियरिश फ्यूचर के बारे में खेलना, और एक होता है बुलिश फ्यूचर के बारे में खेलना। दोनों होता है सर स्टॉक मार्केट में, बट दोनों फ्यूचर है। एक में आप सोच रहे हो कि मार्केट गिरेगा, एक में आप सोच रहे हो कि मार्केट बढ़ेगा। अब इसमें क्या होता है, मानो आप 100 शेयर ही खरीदना चाहते हो तो 100 इंटू करेंट मार्केट प्राइस कितना है 407, तो कितना देना पड़ेगा आपको, 407 इंटू 100 करके कितना होता है सर, बोलो बोलो ना, 40,700। लेकिन कैश मार्केट में आपको ये देना पड़ता, बात ध्यान से सुनना सर, कैश मार्केट में आपको इतना देना पड़ता है, बट फ्यूचर मार्केट में आपको इतना नहीं देना पड़ता। मार्जिन में खेला जाता है। मार्जिन क्या होता है, ये कंपनी की तरफ से, ब्रोकिंग फर्म की तरफ से दिया जाता है। से फॉर एग्जांपल 40,700 अमाउंट का खेल खेलने के लिए ब्रोकिंग फर्म आपको बोलता है ठीक है आप बस 5,000 ही इन्वेस्ट करो, मतलब 5,000 के बेसिस में आप 40,000 के वैल्यूएशन के स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इट्स लाइक दैट, ठीक है। और इसमें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब फ्यूचर में अगर दाम बढ़ा तो गेन फ्यूचर में, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो लॉस हो जाता है। ये थोड़ा रिस्की मार्केट है सर, ठीक है। कैश मार्केट उतना रिस्की नहीं है, बट फ्यूचर मार्केट थोड़ा रिस्की है। अब मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ सर, ओवरव्यू दे सकता हूँ कि ये सब चलता है। इवन इसके ऊपर मैं कोर्स भी कराता हूँ, ये सुबह मेरा चलता है सर, एवरी वीक चलता है, इक्विटी डेरिवेटिव बोल के, ठीक है। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करना चाहता है या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखना चाहता है, ठीक है, ठीक है, जो लोग मार्केट में ब्रोकिंग फर्म, अलग अलग फाइनेंशियल फर्म, बैंक वगैरह में भी जॉब होता है सर, स्टॉक मार्केट में ये पढ़ाया जाता है इक्विटी डेरिवेटिव, NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। इसमें मैं आपको यही सब सिखाता हूँ सर, ठीक है। डेली सुबह को चलता है। ये देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, ठीक है। डेरिवेटिव क्या है, फ्यूचर फॉरवर्ड, देख रहे हैं सर, फ्यूचर क्या है, फॉरवर्ड क्या है, ऑप्शंस क्या है, ठीक है। ऑप्शन स्ट्रेटेजी कैसे लिया जाता है, मतलब फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए अलग अलग चीजें होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ज्यादा कुछ नहीं था कि स्टॉक मार्केट में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस में स्पॉट या कैश मार्केट अलग होता है, फ्यूचर और फॉरवर्ड मार्केट अलग होता है, बट दैट इज अ मार्केट आल्सो, ठीक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशंस, रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट। कुछ मार्केट गवर्नमेंट रेगुलेटेड होता है, जैसे स्टॉक मार्केट हवा में नहीं चलता, रेगुलेशन पे चलता है, ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। लेकिन अनरेगुलेटेड मार्केट जैसे वीकली मार्केट, हाट बाजार, इस तरह का, ठीक है, इसमें कोई सरकारी रेगुलेशन नहीं है, ठीक है, ऐसे ही चलता है सर, ठीक है। तो ये रेगुलेशन के बेसिस पर भी मार्केट को डिफाइन किया जाता है। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अस, हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है सर कॉम्पिटिशन, बट फिर भी आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि कितना तरह का मार्केट हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ बिजनेस में दो तरह का मार्केट होता है, एक होलसेल मार्केट, एक रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट इज बड़ा बाजार, कोलकाता में बड़ा बाजार जो है सर, ठीक है, जो एशिया का लार्जेस्ट मार्केट में से एक है। होलसेल में यहाँ हर चीज मिलता है, यहाँ पर आपको कोई सिंगल चीज नहीं मिलेगा। अगर आप जाके बोलोगे कि एक टी शर्ट देना, ठीक है, एक कुर्ती दे देना, एक जीन्स देना, ऐसा नहीं बिकता। कम से कम 6 पीस 12 पीस डजन में लेना है, कम से कम बंडल में लेना है, कि मतलब 1 kg नहीं होता है सर, कम से कम 10-50 kg का चीजें लेना पड़ता है, बस्ता लेना पड़ता है, ठीक है। बिजनेस करते मतलब ये आम कस्टमर के लिए नहीं, जो बिजनेस टू बिजनेस करना चाहता है उनके लिए है। तो ये वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के बेसिस में भी मार्केट होता है। एंड व्हाट अबाउट रिटेल मार्केट, नॉर्मल रिटेल मार्केट मतलब एक B2C है सर, दिस इज द B2C कॉन्सेप्ट, मतलब कस्टमर बिजनेस के पास जाएगा और अपना प्रोडक्ट खरीद के लाएगा। दिस इज रिटेल मार्केट, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, ओके। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडीज दैट इज कंपटीशन, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही बोल दिया। मोनोपोली, ओलिगोपोली, duopoly, मतलब बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, और उसके अंदर काफी सारा और भी अलग अलग पार्ट है सर। टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर
कंपटीशन के बेसिस में ऐसा होता है। परफेक्ट कंपटीशन is characteristic by many selling identical products similar type of to many buyers. Monopolistic, it differs in only one respect, namely there are many sellers offering differentiated product to many buyers. For example, shampoo, ठीक है, शैम्पू मैन्युफैक्चरर्स जो शैम्पू बेचते हैं वो बहुत सारे शैम्पू बेचने वाले हैं सर, लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ शैम्पू बना के बहुत सारे लोगों को बेचते हैं, ठीक है, इसको मोनोपोलिस्टिक कहते हैं। मोनोपोली में फेमस इज इंडियन रेलवे, आप लोगों ने एग्जांपल दिया, बेचने वाले एक, खरीदने वाले अनेक। ओलिगोपोली, फ्यू सेलर सेलिंग कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट्स टू मेनी बायर्स, जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री, जियो, वोडाफोन, नहीं वोडाफोन का भी है नहीं अलग से, वी, वोडाफोन आइडिया मार्ज हो गया, जियो, वोडा आइडिया, वोडाफोन आइडिया और क्या है, एयरटेल। और कोई है सर? और कोई नहीं है। अब देखो ये कितना दिन टिकता है, इसका बहुत हवा खराब है। तो जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, तीन ही है। ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर्स लार्ज बायर, इस टाइप का मार्केट को ओलिगोपोली कहते हैं। उसके अंदर भी आपको अलग अलग बाइफर्केशन देखने को मिलेगी, ठीक है, जैसे डुओपोली के बारे में आपको बता रहा था, ठीक है। तो ये आज जानकारी ये लेके जाओ सर, ये मार्केट टाइप्स कितना होता है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। परफेक्ट कंपटीशन, वेरी लार्ज। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ऐसा कुछ नहीं होता, अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट बिक सकता है, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए फर्म, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, जो लोग डिमांड का क्लास कर चुके हो दे अंडरस्टैंड, और जो लोग नहीं किए वो भी समझ जाओगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि प्राइस चेंज के बेसिस में डिमांड में चेंज आना। ध्यान से सुनना सर, इकोनॉमिक्स में ना आप लोग जो लोग 11-12 में भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है, जो लोग कॉलेज में भी पढ़ रहे हो, और जो लोग CS या CMA के लिए भी पढ़ाई कर रहे हो, इकोनॉमिक्स में हम लोग ना कई बार बहुत सारा चीज पढ़ते हैं लेकिन मतलब समझ के नहीं पढ़ते। वैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंपल मतलब क्या कि डिमांड कितना इलास्टिक, इलास्टिक मतलब क्या, जो चीज बढ़ता है कम होता है, ठीक है, बढ़ जाता है कम हो जाता है, बढ़ जाता है कम हो जाता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, एक अफ्रीकन कंट्री के बारे में स्टडी कर रहा था, आप ध्यान से सुनना। अफ्रीकन कंट्री का नाम है सर, एक सर इतना कहानी बोलते हो पता नहीं कौन सा याद रखे सर, याद नहीं रखना है, समझना। तो कंट्री का नाम है सर, एक गैम्बिया बोल के कंट्री है, गैम्बिया कहाँ पर है बोलो तो, कहीं पर कहीं है, कंट्री का नाम है गैम्बिया, गैम्बिया या जाम्बिया, जाम्बिया तो दिख रहा है बट मेरे को कोई बताया तो गैम्बिया बता रहा, एक सेकेंड, क्या या जाम्बिया, अच्छा जो भी हो, जस्ट एग्जाम्पल आपको मैं जो बताना चाहता हूँ वो आप देख लो। गैम्बिया बोल के है, एक रिवर है गैम्बिया बोल के, गैम्बिया रिवर, यस, कहाँ लेके जाता है, हाँ मिल गया सर, दिस इज द कंट्री दी गैम्बिया, ठीक है, ये कंट्री का मतलब वेस्टर्न अफ्रीका का एक कंट्री। इस कंट्री में 4-5 नेटवर्किंग कंपनी है, मतलब जो नेटवर्क बिजनेस करता है। मजा का बात है क्योंकि कंट्री गरीब है सर, ठीक है, पुअर कंट्री। अब पुअर कंट्री होने के नाते जो 4-5 कंपनी इंटरनेट का सर्विस यहाँ प्रोवाइड करता है, सबसे ज्यादा किसका बिजनेस चलता है जानते हो, ध्यान से सुनना, 4-5 नेटवर्क कंपनी है। एक आर्टिकल में इसके बारे में थोड़ा मैं पढ़ रहा था, नेटवर्क ऑपरेटर। अब 4-5 नेटवर्क ऑपरेटर में जिसका नेटवर्क सबसे स्लो है, उसका सबसे ज्यादा सेल, क्यों, कौन बोल सकता है, जिसका नेटवर्क स्लो है उसका सबसे ज्यादा सेल है, क्यों? सर नेटवर्क स्लो होगा तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा। नहीं सर, प्राइस मान के चलो कि ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, लेकिन जिसका नेटवर्क स्लो है उसका सबसे ज्यादा दिखता है। मेन रीजन है कि प्राइस अगर सेम भी हो दिक्कत नहीं है, मेन है कि डेटा जल्दी खत्म हो जाएगा तो प्रॉब्लम है ना सर, तो दे डोंट वांट टू स्पेंड मोर, ठीक है, थोड़ा स्लो चले कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वीडियो बफर होते होते देख लेगा लेकिन थोड़ा जल्दी खत्म ना हो जाए, ठीक है, दैट इज देयर साइकोलॉजी बिकॉज दे आर पुअर
इंडिया में भी हम लोग भी 1 GB डेटा यहाँ पर 500 टका में बिकता है सर, इंडियन रुपी में, ठीक है। अब अगर कोई थोड़ा स्लो के कारण, अगर 1 GB के कारण 1 GB डेटा अगर कोई 450 में देगा पर थोड़ा स्लो देगा तो उसका सेल ज्यादा है। ये कंपटीशन है इनका यहाँ पे। अब दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आपको मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, गैम्बिया का ये स्टोरी से मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझाना बहुत इजी हो गया। जैसे कि सुबीर ने बताया कि हाँ सर दाम थोड़ा कम होगा स्लो के कारण, यस दाम भी थोड़ा कम है और नेटवर्क भी स्लो है, ठीक है। स्लो नेटवर्क इसलिए इतना ज्यादा बिकता है क्योंकि दे डोंट वांट टू स्पेंड मोर, ठीक है। जितना जल्द रहे, कम से कम गूगल सर्फिंग हो जाए, ठीक है, कम से कम सर्फिंग हो जाए, वीडियो बफर करे, ठीक है। सो दाम कम होने के चक्कर में डिमांड बढ़ रहा है या दाम ज्यादा होने के चक्कर में डिमांड कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। गैम्बिया ऐसे समझ आ गया होगा। हाँ सर, एक्चुअली क्या है ना, मेरा कभी कभी शौक होता है, मैं से कंट्री के बारे में थोड़ा जानने का कोशिश करता हूँ, या किसी से कुछ आर्टिकल मिल जाए, किसी से कुछ कहानी सुनने को मिल जाए, फिर उसके बाद मैं अपना रिसर्च चलाता हूँ, ठीक है। और उससे मुझे इस कंट्री के बारे में एक आइडिया लग जाता है और जाने का भी इच्छा करता है, ठीक है। तो जस्ट एग्जाम्पल, और आप लोगों को भी बताने के लिए मेरे पास काफ़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठा हुई। सो दैट इज द रीजन मैं आपको थोड़ा बताया। ऐसे आपको अजीब गरीब लग सकता है कि कहाँ आप इलास्टिसिटी डिमांड समझाने के लिए गैम्बिया पहुंच गए। सर क्या करें, समझने के लिए अगर गैम्बिया पहुंचना पड़े तो पहुंच जाएंगे सर, ठीक है। So I hope you understand price elasticity of demand of a farm। अगर बिजनेस परफेक्ट कॉम्पिटिटिव एरिया में, तो जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, लाइक वेजिटेबल मार्केट, फ्लावर मार्केट, ऐसे मार्केट में अगर है, ऐसे मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट लेवल तक हो सकता है। इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड तक जा सकता है। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। मतलब दाम थोड़ा सा इधर उधर में, थोड़ा दाम बढ़ेगा। जैसे अगर मानो मार्केट में, सब्जी मार्केट में कभी अगर सुबह सुबह जाते हो ना, अगर कोई बोलता है कि भिंडी, एक दुकानदार बोलता है 60 टका केजी, दूसरा दुकानदार बोलता है 55 टका केजी, क्या लगता है किसके पास भीड़ बढ़ेगा? जल्दी बोलो। जो 55 টাকা বলবে। एकदम सर, भीड़ बढ़ जाएगा ना 5 टका के कारण, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में चलता है सर, 4-5 टका मार्केट को हिला देता है, हिला देता है मार्केट। सो दिस इज हाउ परफेक्ट कंपटीशन एक्चुअली वर्क। डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस, ऐसा कोई कंट्रोलिंग नहीं है, एक नॉर्मल डिमांड सप्लाई के बेसिस में कंट्रोल होता है। ये समझाऊंगा आपको। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, यही तो जानना है। यही तो इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मार्केट में भिंडी, मैगी, नेटवर्क, मतलब जियो का नेटवर्क, एयरटेल का नेटवर्क, व्हाटएवर, कार का प्राइस, कोको कोला, जो भी उसका दाम कैसे तय होता है, और ये मार्केट पे डिपेंड करता है। मार्केट पे, डिमांड पे, सप्लाई पे, बट डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट, सब कुछ आखिर में कहाँ पहुंचते हैं? मार्केट में। और मार्केट डिसाइड करता है कि उसका प्राइस कंट्रोल कैसे होगा। परफेक्ट कंपटीशन में कोई कंट्रोलिंग नहीं है, इट्स अ प्योरली फ्री मार्केट। मार्केट डिमांड सप्लाई डिसाइड करेगा कि क्या दाम है। मोनोपॉलिस्टिक में थोड़ा बहुत है, ओलिगोपॉली में थोड़ा बहुत है, मोनोपॉली में वेरी कॉन्सिडरेबल। क्यों? क्योंकि मोनोपॉली में तो एक ही सेलर है सर, वो अपने मर्जी से प्राइस कंट्रोल कर सकता है। अगर रेलवे को लगता है, जैसे रेलवे कोरोना पीरियड में, आपको पता है कोरोना पीरियड में प्लेटफॉर्म टिकट का क्या प्राइस था? एनी आइडिया? प्लेटफॉर्म में जाने से टिकट लगता है ना सर, अगर कोई छोड़ने जाता है तो प्लेटफॉर्म टिकट खरीदता है। कोरोना पीरियड में प्लेटफॉर्म टिकट का कॉस्ट हो गया था 40 टका, एक प्लेटफॉर्म टिकट का प्राइस, ठीक है। ट्रेन का भाड़ा भी बढ़ गया था, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहता था कि ज्यादा लोग ट्रेन का सवारी करें, भीड़ बढ़ाए, ठीक है। और ट्रेन का सब नाम नंबर चेंज करके स्पेशल बोल के चला रहा था। आप लोग अगर कोविड पीरियड में कहीं जर्नी किए एक्सप्रेस में, स्पेशली लोकल तो नहीं चलता था, जो दूर का ट्रेन है, और सारा ट्रेन का वही ट्रेन है, वही जगह जा रहा है, पर नाम स्पेशल करके चला रहा था और प्राइस अपनी मर्जी से डिसाइड कर रहा था। मतलब जो 100 का टिकट है उसको 150, ठीक है, वो अपनी मर्जी से, क्योंकि
हिट नहीं करना है, 3 की जगह 2 पैसेंजर लेना है, बीच वाले में नहीं देना है, तो थोड़ा दाम कंट्रोल कर रहा है। सो मोनोपोली मार्केट में प्राइस कंट्रोल मोनोपोली बिजनेसमैन के पास होता है, ठीक है। लेकिन बाकी मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कंट्रोल नन, मार्केट डिमांड सप्लाई डिसाइड करता है। मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा बहुत है, ओलिगोपोली में भी थोड़ा बहुत मार्केट में मतलब कंट्रोलिंग ओवर प्राइस में थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको यही सब चीज सिखाऊंगा सर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स में आपको यही 2-3 कॉन्सेप्ट सिखाना है कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। और प्राइस कैसे डिसाइड होता है इसको जानने से पहले मैं आपको 2 इंटरेस्टिंग चीज सिखाऊंगा। रेवेन्यू क्या होता है इकोनॉमिक्स के एंगल से। ऐसे तो कंपनी के एंगल से देखो तो जो कंपनी अर्न करता है वही उसका रेवेन्यू है, बट इकोनॉमिक्स रेवेन्यू को कैसे डिसाइड मतलब वही चीज है, बट ये ओवरऑल बात है, ठीक है। इकोनॉमिक्स हर चीज का ओवरऑल बात करता है, बेस का बात करता है। तो रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, ये सब बात थोड़ा करेंगे, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी कॉस्ट प्रोडक्शन कर चुके हो दे नो टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है। सिमिलरली मार्केट में लोग इसीलिए आते हैं रेवेन्यू कमाने के, ठीक है। तो रेवेन्यू के अंदर भी टोटल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू क्या है, इसका आइडिया आपको गैदर करना। और अगर आप ये गैदर कर लोगे फिर जाके मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये दोनों चीज समझा दूंगा बिहेवियरल प्रिंसिपल पे, प्राइस कैसे डिसाइड किया जाए, ठीक है। प्राइस कैसे, ये जो ग्राफ देख रहे हो ना, ये ग्राफ भी ड्रॉ करके सिखाऊंगा कि किस तरह से ये प्राइस डिसाइड हुआ, ठीक है। कि किस दाम पे मार्केट में मैगी बिकेगा, किस दाम पे मार्केट में भिंडी बिकेगा, किस दाम पे मार्केट में जियो का डेटा पैक बिकेगा, व्हाटएवर, ठीक है। वो डिसीजन यहीं पर लिया था, ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा एडवांस लेवल डिस्कशन करेंगे। आज मैंने आपको मार्केट का एक ओवरऑल आइडिया भी दिया, जरूरत के हिसाब से कुछ केस स्टडीज भी बोला, ठीक है। बस नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में मैं आपको मार्केट पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है सर। फिर जिन लोगों का इकोनॉमिक्स नॉर्मली कंप्लीट होना था वो हो जाएगा, एक बिजनेस साइकिल का चैप्टर रहेगा। और जिन लोगों का स्टार्ट हो रहा है वो जैसे जैसे चल रहा है चले, बाद में फिर से वो डिमांड सप्लाई सब कुछ पढ़े, ठीक है सर। बोलो, समझ में आया आप लोगों को? স্যার हाँ बोलो सर। ইলাস্ট্রেশন অফ ডিমান্ডের সংজ্ঞাটা একটু বলবেন, মানে डेफिनेशन কাকে বলে? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन ऐसा होता है सर, जो कॉपी बुक डेफिनेशन है कि व्हेन देयर इज अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं, अगर आप डिमांड, जो लोग डिमांड का क्लास करना चाहते हो बैकअप लेके करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसको बोलते हैं कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन डिपेंडिंग ऑन द प्राइस, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस, इफ प्राइस चेंजेस इन 1% द डिमांड विल चेंज ऑन दैट परसेंटेज। मतलब इसको थोड़ा अगर मैं डेफिनेशन वाइज बोलूं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। प्राइस के चेंज के ऊपर डिपेंड करके डिमांड में जितना प्रतिशत चेंजेस आता है, ठीक है, while other thing remaining constant due to change in price the percentage change in product of the demand is called elasticity of demand। मतलब ये तो डेफिनेशन ही हो गया, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है सर अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट क्या है, मतलब जब हम लोग प्राइस के बेसिस में डिमांड का एनालिसिस करते हैं तो बाकी चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ता है। अब बाकी चीज जैसे कि मानो कि आपको कोई चीज पसंद है तो क्या आप दाम के हिसाब से चलोगे? मानो रास्ते पे निकले, आपका फेवरेट फूड दिख गया, मे बी पिज्जा, मे बी एग रोल, मे बी चाउमीन, मे बी फ्रूट्स, ठीक है। अगर आपको पसंद है तो दाम देखोगे कि खाओगे? मतलब अगर आपके हिसाब से খাবো। खाएगा, ठीक है। तो डिमांड नॉर्मली बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, टेस्ट पे डिपेंड करता है, रिलेटेड गुड्स के दाम पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपके इनकम पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं डेफिनेशन वाइज कि फंक्शंस ऑफ डिमांड इज डिपेंड ऑन PRYTEO, प्राइस, रिलेटेड गुड्स का प्राइस, आपका इनकम, दैट इज वाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह का 4-5 चीजें हैं, अदर फैक्टर्स भी कुछ होते हैं, लेकिन मेनली डिमांड जिस पे डिपेंड करते हैं दैट इज प्राइस। सबसे पहले चाहे कितना भी पसंद हो क्यों ना हो, ऐसा तो नहीं ना कि मानो एक शॉपिंग मॉल में गए, आपके पॉकेट में है 2000, ऐसे मैंने एक बार बचपन में किया था सर। मैंने अपने एक भाई के साथ, मेरे दीदी का शादी था, तो मैं उनको बोला कि चल धर्मतला चलते हैं एस्प्लैनेड, एक अच्छा सा शर्ट लेंगे। तो मेरे को उतना आइडिया नहीं था, तो मैं जस्ट 11 या 12 में पढ़ता था मोस्ट प्रॉब्लम। तो मैंने उसको बोला कि चल थोड़ा शॉपिंग करना है, तो मेरे पॉकेट में था सर
700 आई थिंक, ठीक है। तो जोडियक बोल के एक बहुत फेमस शर्ट का ब्रांड है सर। तो मैंने जोडियक में एस्प्लैनेड में, अगर आज भी जाओगे तो आपको जोडियक का शोरूम दिख जाएगा। तो मैं जोडियक में घुस गया और मेरे को बहुत पसंद आ रहा था बाहर से शर्ट। तो मेरा भाई बोल रहा था कि दादा वहां पर ज्यादा दाम होगा, मत जाओ। मैं बोला चलना देखते हैं, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है, ठीक है। तो मैं जाके चला गया, शर्ट वगैरह देख लिया। फिर दुकानदार ने मेरे को सवाल किया कि सर आपका बजट कितना है। मतलब वो देख के पहचान लिया कि शायद ये जोडियक का जो मिनिमम रेंज है पता नहीं है। तो मेरे को पूछ लिया, ऐसे छोटा भी था, देख के पूछ लिया। मे बी मेरा ड्रेस सेंस देख के शायद उसको लग रहा है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं होगा, वट एवर। सो जस्ट मेरे को ऐसा बोला कि सर आपका बजट कितना है। तो मैं बोला कि 700-800 विद इन 1000 कुछ दिखाइए ना। तो जोडियक ने मेरे को बोला कि स्टार्टिंग फॉर्मल से है एंड दैट इज 1700, ठीक है। और अगर थोड़ा शादी में पहनना है तो जो थोड़ा सा शादी टाइप का, मतलब इनफॉर्मल लुकिंग्स वाला, कैजुअल लुकिंग्स वाला, तो कम से कम 2500 का खर्चा पड़ता है ऑन दैट टाइम, ठीक है। तो मैं भाई की तरफ देख रहा था, भाई मेरे तरफ देख रहा था। फिर अचानक से तो निकल नहीं सकते, फिर मैं ठीक है बोल के 2-4 और देखा, फिर ऐसा एटीट्यूड किया जैसे पसंद नहीं आया, बट सारा पसंद आ रहा था। तो अब बोलो कि पसंद आने से ही ले लोगे या फिर प्राइस भी एनालिसिस करोगे? बोलो सर, प्राइस एनालिसिस करोगे ना? हाँ सर, थोड़ा नेसेसरी बजट के ऊपर तो देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर। तो ये जस्ट मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया मैं आपको। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि प्राइस के ऊपर सबसे ज्यादा डिमांड डिपेंड करता है, सबसे ज्यादा। सो व्हेन डिपेंडिंग, मतलब ड्यू टू चेंज इन प्राइस, आपका डिमांड जितना प्रतिशत बदलता है, ठीक है। क्योंकि उसका प्रोडक्ट रेंज हाई था तो मैंने डिमांड किया था पर मैं ले नहीं पाया। तो दैट इज एग्जैक्टली नॉट डिमांड, दैट इज डिजायर फॉर मी। बिकॉज डिमांड उसी को कहते हैं सर जिसको खरीदने का पावर भी होना चाहिए, ठीक है। डिजायर और डिमांड पे ही फर्क है। डिजायर मतलब जो आप सोच रहे हो पर आपका परचेसिंग पावर नहीं है, बट परचेसिंग पावर के साथ साथ आपका डिजायर भी है तो वो डिमांड में फुलफिल हो सकता है, ठीक है। तो कॉमन डेफिनेशन नहीं है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। प्राइस के परिवर्तन के ऊपर डिपेंड करके डिमांड में जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अगर 10% में प्राइस बदलता है, ठीक है, या तो हाई होगा या तो लो होगा। तो अगर 20% डिमांड प्रोडक्ट का घट जाता है तो भी इलास्टिसिटी है। या फिर 10% में दाम कम हो गया और 20% में डिमांड बढ़ गया, ठीक है। आईफोन का दाम 5000, मानो 50,000 चल रहा है। कल कंपनी ने बोला कि हम लोग 10% डिस्काउंट देंगे आईफोन पे, तो 50,000 का 10% मतलब 5,000 डिस्काउंट, 45,000 का आईफोन। क्या लगता है डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मानो कि पहले कंपनी का प्रोडक्ट आईफोन सेल होता था, टोटल मार्केट शेयर का मतलब मोबाइल सेगमेंट में 20% आईफोन सेल होता था। अब जैसे ही दाम थोड़ा कम हो गया, अब काफी सारे लोग नॉर्मल फोन छोड़ के आईफोन के पीछे भागा, तो 3% या 4% में डिमांड बढ़ गया, ठीक है। तो दिस इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 5-10% डिस्काउंट देने के कारण 5% डिमांड। अब देखो, डिस्काउंट देके कंपनी अपना डिमांड बढ़ा सकता है, बट कंपनी को कॉस्टिंग देखना होता है ना, कितने में प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। अगर कंपनी 45,000 में छोड़ के प्रॉफिट कर सकता है तो शायद कंपनी करेगा। वैल्यू भी रखना है, वैल्यू भी मेंटेन करना है ना। ज्यादा सस्ता हो जाएगा तो आईफोन का वो क्रेज नहीं रहेगा, ठीक है। तो सारा चीज देख के कंपनी डिसीजन लेता है कि कितना डिस्काउंट देना है, नहीं देना है। दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर, ठीक है। कंपनी बैठे बैठे इकोनॉमिकली एनालिसिस करता है, तब जाके ये सब डिसीजन लेता है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से जानोगे तो धीरे धीरे डिमांड सप्लाई, जो लोग ऑलरेडी समझ गया, जो लोग प्रोडक्शन कॉस्ट भी समझ गया, अब मार्केट समझोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंप्लीट सेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग मार्केट से स्टार्ट कर रहे हो, मार्केट को पहले समझ लोगे, फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन कॉस्ट, डिमांड सप्लाई सारा समझ जाओगे, तो इकोनॉमिक्स में कंप्लीट एक नॉलेज गैदर हो जाएगा। ओके सर, ठीक है सर, आज इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में बोलते हैं। जिन लोगों का प्रोडक्शन कॉस्ट, डिमांड सप्लाई कंप्लीट हो गया वो लोग रेडी रहे, मैं ये सारा टॉपिक पे टेस्ट अरेंज करूँ, ठीक है। স্যার আমি তো বকি। যাদের হয়েছে তারাই দেবে। স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে, মাইক্রো ইকোনমিক্স এর ডিমান্ড
সাপ্লাই মার্কেটিং আছে, ম্যাক্রো ইকোনমিক্সে কি আছে? Macroeconomics is based on national income, employment, GDP, ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ठीक है, ये सब चीज़ों पे मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है, ठीक है। जैसे देश का इनकम के बारे में बात होता है, फिर तुम्हारा प्राइस डिटर्मिनेशन पे बात, प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब कौन सा प्रोडक्ट का क्या दाम होना चाहिए, ठीक है, सब लार्ज पैरामीटर में, एम्प्लॉयमेंट सिनारियो क्या है कंट्री का, ठीक है, ये सब चीज़ में बात करता है। मतलब जैसे मानो पॉवर्टी लेवल में क्या सिचुएशंस है, मतलब जो कंट्री डिसाइड करता है, जो जिसको लेके पॉलिटिक्स होता है, ठीक है, जॉब क्रिएशन, ठीक है, दीज आर दी डिस्कशन पॉइंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सीए सीएमए के अंदर सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जो लोग इंटरमीडिएट का पढ़ाई करेगा, सीए इंटर का, वहां पर उनको इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का मौका मिलेगा। बाकी सीएस और सीएमए में अंदर ज्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कशंस नहीं है करंट सिलेबस के हिसाब से, लेकिन हाँ बीकॉम जो लोग करते हैं साथ में, बीकॉम में मैक्रो इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर में या फिर सेकेंड ईयर में, डिपेंड करते हैं यूनिवर्सिटी वाइज, पढ़ाया जाता है सर। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल किया जाता है, महंगाई कैसे कम किया जाता है, ठीक है, पॉवर्टी कैसे कम किया जा सकता है, पैसा का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब मार्केट में कितना पैसा का फ्लो होना चाहिए, ठीक है, मनी क्रिएशन कैसे होता है, बैंक लोन कैसे क्रिएट करते हैं, बैंकिंग बिजनेस चलता कैसे है, बहुत सारा चीज है, स्टॉक मार्केट का क्या फंक्शंस है, बहुत सारा चीज, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो के बेसिस में बना हुआ है, बट अल्टीमेटली हम लोग जब देश के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें मैक्रो देखना पड़ता है। बट अगर आपको मैक्रो को बिल्ड करना है तो आपको माइक्रो को समझना पड़ेगा। अगर आप डिमांड नहीं समझोगे, सप्लाई नहीं समझोगे, प्रोडक्शन नहीं समझोगे, कॉस्ट नहीं समझोगे, ठीक है, मार्केट नहीं समझोगे, तो फिर आप कभी भी ओवरऑल मार्केट सिनेरियो कभी भी बिल्ड नहीं कर पाओगे। माइक्रो इज द पिलर एंड मैक्रो इज द बिल्डिंग। ये भी सवाल पूछता है एग्जाम में फाउंडेशन लेवल में कि माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है। ठीक है सर, ओके फिर चलो टाटा। थैंक यू sir. सर। ओके सर, Thank you. थैंक यू सर।